सोचो तुम एक डेथ गेम में फंस गए हो जहाँ पे एक रोबोटिक बेयर तुम्हारे साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी जान ले रहा है और यहाँ से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है। तुम्हें किसी एक स्टूडेंट की जान लेनी होगी लेकिन किसी को इसके बारे में पता ना चले। तो कहानी की शुरुआत में हमें बता दिया जाता है कि जापान का एक एलिट हाई स्कूल है जहाँ पे आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते, बल्कि ये स्कूल खुद चुनता है कि कौन से बच्चे यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और ये स्कूल केवल उन्हीं बच्चों को एडमिशन देता है जो बहुत ही इंटेलिजेंट हो या फिर उन्होंने किसी भी फील्ड में महारत हासिल की हो। और ये स्कूल ये गारंटी भी देता है कि अगर आप यहाँ से पढ़ के जाते हैं तो आपको जीवन में सक्सेस मिलेगा। और इस स्कूल ने टोटल 15 बच्चों को चुना होता है अपने यहाँ एडमिशन देने के लिए। मकोटो भी उनमें से एक होता है। और यहाँ पे मकोटो जैसे स्कूल का गेट क्रॉस कर रहा होता है वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक क्लासरूम में देखता है। और यहाँ पे मकोटो को कुछ अजीब लगता है क्योंकि इस क्लासरूम में ना तो विंडो है और ऊपर से जब वो डोर खोलने जाता है तो वो डोर ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। और ऊपर से उसका ध्यान इस बात पे भी जाता है कि क्लासरूम में चारों तरफ कैमरा लगे हैं। और तभी उसका ध्यान एक टेबल के ऊपर जाता है जिसके ऊपर एक बुकलेट था। उसके अंदर लिखा हुआ था कि जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं वो सब हॉल में जमा हो जाए, वहीं पे सबका इंट्रोडक्शन होगा। और तभी यहाँ पे क्लासरूम का गेट खुल जाता है और वो कॉरिडोर से होता हुआ पहुंच जाता है हॉल में। वो देखता है कि यहाँ पे उसी की तरह बाकी स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं और हर एक स्टूडेंट का अपना एक स्किल है और अपना एक टैलेंट है जिसकी वजह से वो बाकी स्टूडेंट से अलग बनते हैं। और यही कारण है कि ये स्कूल इन सबको एडमिशन देना चाहता है। और यहाँ पे जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं जब वो आपस में जान पहचान बढ़ा रहे होते हैं तभी मकोटो के सामने एक लड़की आती है और बोलती है कि तुमने मुझे पहचाना कि नहीं। और इस लड़की का नाम है मेजानो, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर म्यूजिक ग्रुप की एक मेंबर है। और इसके अलावा ये मकोटो की पुरानी क्लासमेट रह चुकी है। लेकिन यहाँ पे मकोटो हैरान था कि मिजुनो को उसका नाम पता है क्योंकि मिजुनो जो है वो बहुत ही पॉपुलर हुआ करती थी क्लास में। और यही कारण था कि मकोटो को लगा भी नहीं था कि वो मेरा नाम जानती होगी। और तभी यहाँ पे एक स्टूडेंट चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं जितना भी सामान यहाँ पे लेकर के आई थी और इसके अलावा मेरा फोन वो सब गायब हो चुका है। बाकी स्टूडेंट भी फिर चेक करने लगते हैं अपने पॉकेट को और देखते हैं कि उनका फोन कहाँ पे है, लेकिन उन्हें भी अपना फोन नहीं मिलता। और तभी स्पीकर में से एक आवाज निकल करके आती है जो सबको शांत रहने को बोलती है। और तभी स्टेज के ऊपर हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बेयर आ जाता है और ये अपना नाम बताता है मोनोकुमा और बोलने लगता है कि मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूँ और तुम सभी स्टूडेंट्स को अपनी पूरी जिंदगी यहीं पे बितानी होगी। तभी मकोटो पूछने लगता है कि स्कूल के बाहर जो इतने बड़े आयरन गेट हैं और क्लासरूम के गेट के ऊपर जो इतने बड़े वॉल्ट हैं वो किस लिए हैं, क्या हमें यहाँ पे रोकने के लिए? मोनोकुमा बोलता है कि तुमने सही समझा, इसलिए चाहे तुम कितना भी चिल्ला लो या फिर कितनी भी कोशिश करो तुम यहाँ से नहीं जा सकते। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ से निकलना है तो उनके लिए केवल एक रूल है, तुम्हारे साथ जो यहाँ पे स्टूडेंट्स आए हैं उनमें से किसी एक की जान ले लो और फिर उसके बाद तुम्हें ये चीज सबसे छुपा के रखनी होगी। लेकिन इस बात का भी ध्यान रहे कि कोई और स्टूडेंट तुम्हारे राज पे से पर्दा ना उठा दे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ओवाडा जो कि जापान के सबसे बड़े मोटरसाइकिल ग्रुप का लीडर है वो यहाँ पे बेयर को बोलने लगता है कि मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। फिर मोनोकुमा बोलता है कि मेरा नाम अच्छे से लो और दूसरी बात ये कि प्रिंसिपल को मारना रूल के खिलाफ है। और तभी मोनोकुमा की बॉडी के अंदर से एक बीप साउंड आ रहा होता है और फिर एक लड़की जिसका नाम किरागिरी है वो यहाँ पे ओवाडा को बोलने लगती है कि उस बेयर को फेंक दो। और जैसे उस बेयर को फेंकता है वो बेयर फट जाता है। और तभी स्टेज के ऊपर हम देखते हैं कि एक और मोनोकुमा आ जाता है। वो यहाँ पे सबको बताता है कि देखो इस बार तो मैंने तुम्हें पनिशमेंट नहीं दी है, लेकिन इसको एक वार्निंग की तरह लेना क्योंकि अगली बार से अगर तुमने रूल को तोड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पनिशमेंट जरूर दूंगा। फिर इसके बाद सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक साथ मिल करके काम करेंगे ताकि यहाँ से बाहर निकल सके। लेकिन यहाँ पे तोगुमी डिसाइड करता है कि वो किसी के साथ मिल करके काम नहीं करेगा क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि इनमें से कोई धोखा जरूर देगा। लेकिन यहाँ पे हम ओवाडा को देखते हैं जो कि इन सभी चीजों से बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहा था और उसको यहाँ पे एटीट्यूड पसंद नहीं आता तोगुमी का। तो उससे जाके बात करता है और बोलता है कि हमारे साथ मिल करके काम करो। लेकिन यहाँ पे टोगुमी जब उसकी बात नहीं सुनता तो ओवाडा उसको मारने वाला था, लेकिन बीच में से टोगुमी हट जाता है और ओवाडा का जो पंच है वो मकोटो को लगता है। और जब उसको होश आता है तो देखता है कि मिजुनो उसी के बगल में है और वो यहाँ पे बताने लगती है कि काफी स्टूडेंट अकेले काम कर रहे हैं तो कुछ यहाँ पे ग्रुप के साथ मिल करके काम कर रहे हैं और सबका मोटिव एक है, यहाँ से कैसे भी करके बाहर निकलना। और यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे का साथ निभाएंगे ताकि ये दोनों ही यहाँ से बाहर निकल सके। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग चले जाते हैं किचन में जहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स भी बैठे हुए होते हैं और ये सब लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमने स्कूल का एक चक्कर मारा और उसके बाद हमें कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली है कि हम गेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। और उसके अलावा हमने ये भी देखा है कि केवल हमें एक ही फ्लोर का एक्सेस है और ऊपर से हर एक स्टूडेंट का यहाँ पे एक पर्सनल रूम है, लेकिन वो रूम भले ही कितना भी कंफर्टेबल क्यों ना दिखे वहाँ पे कैमरा लगे हुए हैं। तभी फुजुसाकी जो कि एक स्किल प्रोग्रामर है वो यहाँ पे सबको बताने लगती है कि जब मैं फ्रिज में गई थी कुछ खाना ढूंढने के लिए तब मोनोकुमा वहाँ पे आया था और उसने मुझे बताया था कि खाने की चिंता मत करना, पर डे यहाँ पे खाना फ्रेश मिलेगा और कभी भी खाना आउट ऑफ स्टॉक नहीं होगा। तो जितनी इन्फॉर्मेशन इन लोगों को मिली है उसके हिसाब से ना तो इनको पता चल पाया है कि यहाँ से कैसे बाहर निकले और ऊपर से इन्हें ये भी नहीं पता कि कौन ये सब करवा रहा है। अब इसके बाद 3 दिन बीत जाते हैं लेकिन इन्हें कोई भी रास्ता नहीं मिलता है यहाँ से बाहर निकलने का
क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि कोई आएगा इन्हें बचाने के लिए। तभी इनके सामने मोनोकुमा आता है और वो उनको एक रूम में लेकर के जाता है और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनकी फैमिली की वीडियो दिखाए जा रहे होते हैं। लेकिन वीडियो जब खत्म हो जाती है तब ये दिखाया जाता है कि स्टूडेंट के जो पेरेंट्स होते हैं उनकी जान ले ली गई है। और ये चीज देखने के बाद यहाँ का हर एक स्टूडेंट डरने लगता है। मिज़ानो और भी ज्यादा डरने लगती है अपने पेरेंट्स को लेकर के और वो डरते हुए वहाँ से बाहर निकलती है और फिर वो चिल्लाते हुए बोलती है कि उसे कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना है। और तभी उसके पास मकोटो आता है। वो उसको शांत करते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। फिर रात हो जाने के बाद जब सभी स्टूडेंट्स अपने अपने रूम में चले जाते हैं तब यहाँ पे प्रिंसिपल एक अनाउंसमेंट करते हैं और वो सबको बताने लगते हैं कि जितने भी रूम यहाँ पे हैं उन सब के अंदर एक बाथरूम है, लेकिन जो लड़कियों का रूम है उसके अंदर जो बाथरूम है केवल उसी में लॉक दिया गया है। और इसके अलावा तुम्हारे रूम में जो ड्रॉअर है उसके अंदर हमने एक गिफ्ट रखा है और यहाँ पे गिफ्ट कुछ और नहीं बल्कि एक टूल किट होता है। फिर इसके बाद मकोटो डिसाइड करता है कि वो नहाने के लिए जाएगा, लेकिन जैसे वो बाथरूम का दरवाजा खोलने जाता है तो बाथरूम का दरवाजा खुलता ही नहीं। उसको ऐसा लगता है कि शायद उसका बाथरूम लॉक हो रखा है। लेकिन तभी इविल टेडी बेयर यहाँ पे आ जाता है और बताने लगता है कि केवल लड़कियों के बाथरूम में ही लॉक लग सकता है, बाकी किसी के भी बाथरूम में लॉक नहीं लगता। अब यहाँ पे मकोटो इसको देख करके चौंक जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ पे आए कैसे। तो प्रिंसिपल यहाँ पे उसको बताने लगते हैं कि तुमने अपना मेन डोर खुला रखा था और वहीं से मैं आ गया और तुम्हारे ही बाथरूम के डोर में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से अगर वो एक बार बंद हो जाए तो उसको खोलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा ट्रिक बता सकता हूँ जिसकी मदद से तुम अपना बाथरूम का दरवाजा आराम से खोल सकते हो। और वो ट्रिक बताने के बाद ये यहाँ से चला जाता है और यहीं पे मकोटो दरवाजा बंद कर लेता है और सोचता है नहाने जाने की। लेकिन तुरंत ही उसको डोरबेल की आवाज आती है और जब वो दरवाजा खोलता है तो सामने मिज़ुनो होती है। और यहाँ रूम के अंदर आ जाने के बाद वो बताने लगती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा डोर कोई खोल सकता है। लेकिन यहाँ पे फिर मकोटो उसको बताता है कि याद रखना कि हम स्टूडेंट्स ने मिलकर के एक रूल बनाया है कि हम सभी स्टूडेंट्स रात में अपने रूम में ही रहेंगे और चाहे कुछ भी हो जाए अपना रूम छोड़ के बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन यहाँ पे मिज़ुनो बोलती है कि ये रूल हम स्टूडेंट्स ने मिल करके बनाया है, इसलिए अगर मैं इस रूल को तोड़ भी देती हूँ तो मुझे कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। और क्योंकि मुझे मेरे रूम में जाने से डर लग रहा है तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रूम एक्सचेंज कर लो। और यहाँ पे मकोटो मान जाता है। लेकिन जाने से पहले मकोटो यहाँ पे उसको बताता है कि बाथरूम का दरवाजा कैसे खोलना है और ऊपर से मेन डोर को बंद करके सोना, और चाहे रात में कोई भी आए या चाहे गेट के ऊपर कोई भी तुम्हें आवाज दे गेट को नहीं खोलना। और इसके जवाब में मिज़ुनो बोलती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए भी गेट नहीं खोलूंगी। फिर इसके बाद मकोटो चला जाता है उसके रूम में सोने के लिए और रात भर वहीं पे सोता है। सुबह सुबह जब वो जाता है ब्रेकफास्ट करने के लिए तो वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स को देखता है, लेकिन वहाँ पे मिज़ुनो नहीं आती। फिर मकोटो को फिक्र होने लगती है मिज़ुनो की, इसलिए वो भागते हुए अपने रूम की तरफ जाता है। वो देखता है कि रूम का दरवाजा खुला हुआ है और ऊपर से सामान भी बिखरा है और मिज़ुनो अपने बेड पे नहीं है। लेकिन तभी उसका ध्यान जाता है बाथरूम के गेट की तरफ जिसको तोड़ दिया गया था। जब वो गेट को खोलता है तो वो देखता है कि किसी ने मिज़ुनो की जान ले ली है। और ये नजारा देखने के बाद मकोटो बहुत ज्यादा डर जाता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। जब उसको होश आता है तो वो देखता है कि वहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स भी उसके साथ होते हैं और यहाँ पे सब लोग ये इल्जाम लगाते हैं कि जरूर मोनोकुमा ने उस लड़की की जान ले ली होगी। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद मोनोकुमा इनके सामने आता है और बोलता है कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं किसी भी स्टूडेंट की जान तब तक नहीं लूंगा जब तक कि वो कोई रूल को ब्रेक ना कर दे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि तुम में से ही किसी स्टूडेंट ने उस लड़की की जान ली है ताकि तुम यहाँ से निकल सको। लेकिन ऐसा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने उस लड़की की जान ली है उसे कैसे भी करके अपनी सच्चाई छुपानी होगी तुम सबसे, ताकि तुम लोग उसको पकड़ ना पाओ। लेकिन अब देखना ये है कि क्या तुम में से किसी ने भी ट्रेटर को पकड़ा है या नहीं। और ऐसा करने के लिए तुम सभी स्टूडेंट्स को एक मौका दिया जाएगा जहाँ पे तुम सभी स्टूडेंट्स मिल करके वोट करोगे एक ऐसे स्टूडेंट के खिलाफ जिनके ऊपर तुम्हें शक है। लेकिन याद रहे, जिस भी स्टूडेंट को तुम यहाँ पे किलर मानते हो, अगर वो सही में किलर निकला तो हम उसको सजा देंगे। लेकिन अगर वो किलर नहीं निकला और उसने कुछ भी नहीं किया होगा तो बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको पनिशमेंट दी जाएगी और जो ट्रेटर है वो स्कूल से बाहर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मोनोकुमा जिस तरीके की पनिशमेंट की बात कर रहा है उसमें स्टूडेंट्स को बहुत ही दर्दनाक मौत दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे इनोशिमा बोलती है कि मैं इसके खिलाफ हूँ और ऊपर से मैं किसी भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करने वाली। अब यहाँ पे मोनोकुमा उसके पास जाता है ताकि उसको समझा सके, लेकिन जैसे ही वो कुछ बोलने वाला होता है तब यहाँ पे इनोशिमा उसके चेहरे पे लात रख देती है। और इसके जवाब में मोनोकुमा बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना कि प्रिंसिपल के ऊपर हमला नहीं करना है, नहीं तो तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी। और इसके कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि इस लड़की की बॉडी के ऊपर भालों से हमला होता है और वो भाले इसकी बॉडी के आर पार चले जाते हैं। और इस लड़की की मौत के बाद यहाँ पे सबको बोला जाता है कि अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो और इस बात का पता लगाओ कि मिज़ुनो का खून किसने किया था, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ट्रायल स्टार्ट हो जाएंगे जहाँ पे तुम्हें ट्रेटर को चुनना होगा। और इसलिए यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स के पास कोई चॉइस नहीं होता, तो मोनोकुमा जो भी इन्फॉर्मेशन उनको देता है उसी की बदौलत यहाँ पे उन सबको पता लगाना होगा कि मिज़ुनो की डेथ कैसे हुई है। और फिर यहाँ पे सबको पता चलता है कि उस लड़की की मौत मकोटो के रूम में हुई है, तो सब लोग यहाँ पे मकोटो पे शक करने लगते हैं और वो अपनी सफाई में यहाँ पे सबको बोलता है कि रूम हमने स्विच क्यों किया था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई भी उसकी बात पे बिलीव ही नहीं कर रहा। लेकिन इसके बाद सभी स्टूडेंट सोचते हैं कि उन्हें कैसे भी करके इन्वेस्टिगेशन को पूरा करना होगा, इसलिए वो जा करके सबूतों को इकट्ठा करने लगते हैं। और यहाँ पे मकोटो को मिज़ुनो की बॉडी के पीछे से एक नंबर मिलता है और वहीं पे किरागिरी जब मकोटो के रूम के सामने खड़ी होती है तो वहाँ पे उसको एक साइन दिखता है जिसके ऊपर
मिज़ुनो का ही नाम लिखा था। इसका मतलब ये है कि किसी ने इनके नेम प्लेट्स को बदल दिया था और ऐसा किसने किया है ये इनको पता लगाना होगा। फिर हम यहाँ पे देखते हैं मकोटो को, जो कि मिज़ुनो के जब रूम के अंदर होता है तो उसको वहाँ पे ट्रैश कैन के अंदर से एक सीडी मिलती है और मकोटो जब उस सीडी को प्ले करता है तो वो देखता है कि मिज़ुनो के साथ जितने भी मेंबर्स थे उसके म्यूजिक क्लब में वो सारे के सारे मारे जा चुके हैं। और तभी यहाँ पे मोनोकुमा अनाउंस करता है कि ट्रायल स्टार्ट होने वाला है, इसलिए सभी स्टूडेंट्स एक जगह पे इकट्ठा हो जाए। और यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को मकोटो के ऊपर शक होता है और सब लोग मकोटो का नाम लेने वाले थे, लेकिन यहाँ पे किरागिरी बोलती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है और ऊपर से मैंने ये चीज भी देखी थी कि जिस नाइफ से खून किया गया है वो एक किचन नाइफ है। और तभी यहाँ पे असिकिना बताती है कि पिछले रात को जब मैं साकुरा के साथ थी तब मैंने देखा था कि मिज़ुनो वहाँ पे आई थी और जब वो वहाँ से गई तो एक नाइफ गायब हो गया था। और सभी स्टूडेंट्स इस बात पे बिलीव भी करने लगते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी यहाँ पे मकोटो को खूनी नहीं मानता। अभी भी सबका शक यहाँ पे मकोटो के ऊपर ही होता है। तभी यहाँ पे किरागिरी बोलती है कि मैंने बाथरूम के डोर को अच्छे से देखा है, ऐसा लग रहा था कि खूनी को बहुत दिक्कत हो रही थी अंदर जाने में, ऐसा लग रहा था कि डोर खुल ही नहीं रहा था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि बॉयज के बाथरूम में लॉक तो था ही नहीं। फिर यहाँ पे मकोटो बताता है कि बाथरूम के दरवाजे को तुम ऐसे नहीं खोल सकते, वो ज्यादातर जाम हो जाता है, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए सही तरीका जिससे कि तुम उसको खोल सकते हो। और सबको यहाँ पे लगता है कि अगर मकोटो ने खून किया होता तो वो बाथरूम के दरवाजे को तोड़ता क्यों, वो तो सीधा अंदर चला जाता। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मिज़ुनो के रूम के अंदर खूनी घुसा कैसे, क्योंकि डोर का लॉक एकदम सही था और ऐसा लग भी नहीं रहा था कि डोर के लॉक को तोड़ने की कोशिश की गई है। और यहाँ पे फिर मकोटो सबको बताता है कि मैंने उसको बोला भी था कि चाहे कोई भी गेट के ऊपर आए गेट को मत खोलना, और ऐसा लग भी रहा था कि वो गेट नहीं खोलेगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। तभी यहाँ पे किरागिरी बोलती है कि मिज़ुनो ने जरूर अपने नोटबुक के ऊपर कुछ लिखा था, लेकिन उसने वो पेपर हटा दिया और फिर बाद में मैंने पेंसिल शेडिंग की मदद से ढूंढ निकाला कि उसने क्या लिखा था। और इस नोट की माने तो ऐसा लग रहा था कि उसने जानबूझ के किसी को इनवाइट किया था अपने रूम के अंदर, और उसने ये भी लिखा था कि ध्यान से रूम के नंबर प्लेट्स को देखते हुए आना ताकि तुम किसी गलत रूम में ना पहुंच जाओ। और ऊपर से मिज़ुनो ने ही रूम के प्लेट्स को बदल दिया होगा क्योंकि मकोटो के अलावा केवल उसी को पता था कि रूम बदला गया है। और अब यहाँ पे सवाल उठता है कि मिज़ुनो ने नाइफ क्यों उठाया कैफेटेरिया से और बाद में उसने रूम क्यों बदला, और ऊपर से उसने किसी और को रात में इनवाइट क्यों किया। तो यहाँ पे सारी बातों का केवल एक ही मतलब निकलता है, मिज़ुनो यहाँ पे किसी का खून करना चाहती थी और इसलिए उसने नेम प्लेट्स को बदला, और एक बार जब उसका काम हो जाता तो नेम प्लेट्स को वापस उन्हीं की जगह पे रख देती, जिसके बाद सारा शक यहाँ पे मकोटो के ऊपर आता। लेकिन मिज़ुनो का जो प्लान था वो फ्लॉप हो जाता है और जो काम वो दूसरे के साथ करना चाहती थी वही काम उसके साथ हो गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि रूम के अंदर बुलाया किसको गया था। और तभी यहाँ पे मकोटो को याद आता है कि मिज़ुनो के पीछे जो नंबर लिखा हुआ था वो बेसिकली कोई नंबर नहीं बल्कि लेटर थे जो कि उल्टे लिखे हुए थे, और उनको सीधा करने के बाद लियोन का नाम सामने आता है जो कि एक बेसबॉल प्लेयर है। लेकिन यहाँ पे लियोन बताता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। तब यहाँ पे किरागिरी बोलती है कि सभी स्टूडेंट्स जिस जगह पे अपना कचरा फेंकते हैं वहाँ पे हमें एक जला हुआ स्लीव मिला और ऊपर से वहाँ पे क्रिस्टल बॉल भी टूटी हुई मिली। इसका मतलब ये है कि तुमने अपने कपड़ों को जलाने की कोशिश की है जिसके ऊपर खून लग गए थे, लेकिन जब तुम उस दरवाजे तक पहुंचे जहाँ पे तुम अपने कपड़े जलाना चाहते थे तुमने देखा कि दरवाजा बंद है, इसलिए तुमने उसको खोलने के लिए क्रिस्टल बॉल की मदद ली। और फिर जब तुम अपने कपड़े जला रहे थे तो तुमने ये चीज देखा ही नहीं कि तुम्हारा एक स्लीव का टुकड़ा बाहर गिर गया था, और हम में से केवल एक ही ऐसा स्टूडेंट है जो यहाँ पे व्हाइट कपड़े पहनता है। लेकिन अभी भी लियोन बोल रहा होता है कि उसने कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे मकोटो बोलता है कि अपना टूल किट लेकर के आओ, क्योंकि मैंने देखा था कि खूनी ने दरवाजे को खोलने के लिए डोर का हैंडल खोला है, यानी कि उसने स्क्रू निकाल दिया डोर के हैंडल से। और अब यहाँ पे लियोन समझ जाता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद जब वोटिंग स्टार्ट होती है तो यहाँ पे सब लोग लियोन को ही दोषी मानते हैं। और फिर यहाँ पे मोनोकुमा बताता है कि तुम सब ने मिल करके सही डिसीजन लिया है क्योंकि यहाँ पे लियोन ही दोषी है। और फिर इसके बाद लियोन को पनिशमेंट दी जाती है। लेकिन यहाँ पे आखिरी में लियोन बस अपने डिफेंस में इतना बोलता है कि अगर मैं उस लड़की की जान नहीं लेता तो वो मेरी जान ले लेती, मैंने तो बस अपनी जान बचाई है। फिर इसके बाद एग्जीक्यूशन रूम में हम देखते हैं कि यहाँ पे लियोन को एक जगह पे बांध दिया जाता है और फिर उसके बाद एक बॉल थ्रोइंग मशीन के जरिए कम से कम 100 बेसबॉल उसकी तरफ फेंके जाते हैं और यहाँ पे लियोन की एक बहुत ही ब्रूटल डेथ होती है। ये सारे स्टूडेंट्स ये सब देख रहे होते हैं और इन्हें बुरा फील हो रहा होता है लियोन के लिए। लेकिन यहाँ पे मोनोकुमा बोलता है कि तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए और अगर तुम स्कूल में हमेशा रहना चाहते हो तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा, और ऊपर से जब भी कोई ट्रेटर मारा जाएगा तब तुम्हें एक नए फ्लोर का एक्सेस दे दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि तुम लोग सेकंड फ्लोर पे भी जा सकते हो। और सेकंड फ्लोर पे आने के बाद ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स का सेपरेट लॉकर रूम है। ऊपर से यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी लाइब्रेरी भी है और यहाँ पे एक स्विमिंग पूल भी है। और लाइब्रेरी के अंदर तगामी को एक कंप्यूटर मिलता है, वो उसको एक्सेस करने की कोशिश करता है लेकिन वो खराब हो चुका है। और यहाँ पे ड्रॉअर के अंदर से मकोटो को एक लेटर मिलता है जो कि इस स्कूल के रियल प्रिंसिपल का होता है, और वो इस लेटर में लिखता है कि स्कूल को बहुत जल्द डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, लेकिन जो प्रॉब्लम स्कूल के साथ चल रहे हैं अगर वो ठीक हो जाते हैं तो स्कूल को बहुत जल्द खोल भी दिया जाएगा। और फिर यहाँ पे तगामी को ऐसा लगता है कि जब ये स्कूल बंद था तब किसी ने इस बात का फायदा उठा करके यहाँ पे गेम खिलाना स्टार्ट कर दिया। तभी यहाँ पे आसिकिना बोलती है कि हम अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए थोड़ी देर स्विमिंग करते हैं, और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट को ये आइडिया पसंद भी आता है। लेकिन जब ये लोग लॉकर रूम के अंदर जाते हैं चेंज करने के लिए तो ये लोग देखते हैं कि डोर खुलता है नहीं। तभी
तब यहाँ पे मोनोकुमा बताता है कि डोर को खोलने के लिए तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कार्ड की जरूरत पड़ेगी, और ऊपर से वो ये बात भी बताता है कि गर्ल्स केवल गर्ल्स के ही लॉकर रूम में जा सकती हैं और जितने भी बॉयज हैं वो केवल बॉयज लॉकर रूम में ही जाएंगे। लेकिन अगर गलती से भी कोई बॉय गर्ल्स के लॉकर रूम में जाने की कोशिश करता है तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा, और ये सेम चीज गर्ल्स के लिए भी लागू होता है। और इसके अलावा कोई भी स्टूडेंट अपना इलेक्ट्रॉनिक कार्ड किसी दूसरे स्टूडेंट को नहीं दे सकता। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ओवाडा बोलता है मकोटो से कि तुम्हें मेरे और इसेमारू के बीच में कंपटीशन को जज करना होगा, और ये दोनों ही सोना के अंदर बैठे होते हैं। और यहाँ पे कंपटीशन ये होता है कि कौन कितनी देर तक बैठ सकता है। लेकिन यहाँ पे मकोटो थक जाता है और बाद में चला जाता है अपने रूम में सोने के लिए। लेकिन अगले दिन जब मकोटो उठता है और ब्रेकफास्ट करने के लिए किचन में आता है तो देख करके हैरान था कि ओवाडा और इसेमारू बहुत ही अच्छे से एक दूसरे के साथ बिहेव कर रहे हैं। तभी स्क्रीन के ऊपर मोनोकुमा आता है और सभी को बुलाता है जिम के अंदर। फिर यहाँ पे मोनोकुमा बताता है कि मुझे मजा नहीं आ रहा क्योंकि अब तक किसी की भी डेथ नहीं हुई है, इसलिए मैं तुम सबके नाम के लेटर तुम्हें भेज रहा हूँ, और इन सब के अंदर तुम्हारे सीक्रेट लिखे हुए हैं जो शायद तुम किसी को नहीं बताते। लेकिन अभी जो लेटर के अंदर सीक्रेट है वो बहुत ही छोटे हैं, यानी कि अगर किसी को इसके बारे में पता भी चल गया तो शायद तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन याद रहे कि अगर 24 आवर्स के अंदर किसी की डेथ नहीं होती है तो यहाँ पे मैं सबके सीक्रेट्स एक दूसरे के सामने रिवील कर दूंगा, और कुछ ऐसे सीक्रेट जो शायद तुम किसी को बताना नहीं चाहोगे। लेकिन यहाँ पे मकोटो को ऐसा लगता है कि क्या सही में कोई अपने सीक्रेट को छुपाने के लिए किसी का खून करेगा, क्योंकि अभी जिस कंडीशन में हम लोग हैं वहाँ पे हमें ये सोचना है कि हमें यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। अगर किसी का कोई सीक्रेट सबके सामने रिवील हो भी जाता है तो मुझे नहीं लगता कि उसको इतना एम्बैरेस फील करना चाहिए। लेकिन अगले दिन हम देखते हैं कि यहाँ पे मोनोकुमा सबको बताता है कि तुम्हारे एक क्लासमेट को कुछ हो गया है। और यहाँ पे जब सब लोग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाते हैं तो तगामी बताता है कि जितने भी लॉकर रूम है उन सबके गेट खुले हुए हैं। और यहाँ पे मोनोकुमा इस चीज को जस्टिफाई करते हुए बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान मैंने सभी गेट्स को ओपन कर दिया है। और यहाँ पे तगामी मकोटो के साथ जाता है गर्ल्स लॉकर रूम में, और लोग देखते हैं कि फुजिसाकी की किसी ने जान ले ली और वॉल के ऊपर किसी ने लिख दिया था ब्लड फीवर। और यहाँ पे तगामी डेड बॉडी को देखने के बाद बोलता है कि जिसने भी इसकी जान ली है उसको बहुत मजा आया था इसकी जान लेने में। फिर इसेमारू भी लॉकर रूम के अंदर आता है और ये नजारा देखने के बाद बहुत डर जाता है। और क्योंकि यहाँ पे इन तीनों ने डेड बॉडी को देख लिया है तो मोनोकुमा बोलता है कि बहुत जल्द ट्रायल स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें इन्वेस्टिगेट करना होगा कि इसकी जान किसने ली। और फिर कुछ देर के बाद वहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं। इसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है तो इनको 3 चीजें मिलती हैं। पहला तो ये कि डंबल के ऊपर खून लगा है, इसका मतलब ये है कि डंबल से सिर के ऊपर मारा गया होगा। और यहाँ पे डेड बॉडी को टांगने के लिए एक वायर का इस्तेमाल किया गया है, और ये बेसिकली लैंप की वायर है जो कि लाइब्रेरी में पाई जाती है। और इसके अलावा ये भी कि फुजिसाकी के पास उसका इलेक्ट्रॉनिक कार्ड नहीं है। अब यहाँ पे कीरागिरी एक चीज चेक करने के लिए जाती है, वो चीज देखने जाती है कि पुराना जो स्टूडेंट है यानी कि लियोन जो मर चुका है क्या उसका कार्ड काम कर रहा है कि नहीं। वो देखती है कि लियोन का कार्ड काम नहीं कर रहा। और यहाँ पे साकुरा मकोटो को बताती है कि पिछले रात को जब मैं वर्कआउट करने के लिए आई थी तब मैंने गलती से अपना प्रोटीन शेक मैट के ऊपर गिरा दिया था और उसके कुछ दाग मैट के ऊपर ही रह गए थे, लेकिन अभी मैं देखती हूँ तो यहाँ पे कोई भी दाग नहीं है। मकोटो का ध्यान इस बात पे भी जाता है कि गर्ल्स लॉकर रूम के अंदर एक बिकिनी गर्ल का पोस्टर है और ऊपर से बॉयज लॉकर रूम के अंदर एक बॉयज बैंड का पोस्टर है, और ये दोनों ही पोस्टर अपोजिट लॉकर रूम के अंदर होने चाहिए थे। और फिर इसके बाद यहाँ पे सेले ये बात भी बताती है कि जब मैं पिछले रात को फुजिसाकी से मिली थी तब उसके हाथ में एक बैग था और उसको देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि उसे कहीं जल्दी जाना है। तभी तगामी बीच में बोलता है कि जरूर ये काम किसी साइको किलर का है और उस किलर के बारे में न्यूज में भी बताया गया था। फिर यहाँ पे तगामी बताता है कि लाइब्रेरी के अंदर मैंने काफी सारे पुलिस डॉक्यूमेंट्स ढूंढे हैं जिसके अंदर उस साइको किलर के जितने भी कारनामे हैं उनके बारे में लिखा गया है। लेकिन यहाँ पे मकोटो पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि ये डॉक्यूमेंट सही है। तब यहाँ पे तगामी बताता है कि मुझे पता है ये डॉक्यूमेंट सही होगा क्योंकि ऐसे ही डॉक्यूमेंट मेरे घर के भी लाइब्रेरी में पड़े हुए हैं। फिर यहाँ पे मकोटो जब उस डॉक्यूमेंट को देखता है तो वो देख पाता है कि सीरियल किलर ने काफी सारे क्राइम किए हैं और क्राइम करने के बाद वो वहाँ पे लिखता है ब्लड फीवर। तभी तगामी बोलता है कि तुमने एक चीज नोटिस किया होगा कि ये क्रिमिनल केवल लड़कों की ही जान लेता है और इसके अलावा इसका प्राइमरी वेपन सीजर है। और यहाँ पे सभी क्राइम्स को स्टडी कर लेने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो क्रिमिनल है उसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी है। तभी यहाँ पे आसाहिमा आती है और बताने लगती है कि फुकावा ने अपने आप को रूम के अंदर बंद कर लिया है और वो केवल यहाँ पे तगामी से बात करेगी। फिर यहाँ पे तगामी जब उसके गेट के सामने आता है तो फुकावा उससे माफी मांगती है और बोलती है कि मैं अपना प्रॉमिस अब और नहीं निभा सकती, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि उस साइकोपैथ सबकी जान ले ले। और इतना बोलने के बाद फुकावा अपना डोर बंद कर लेती है। फिर यहाँ पे मोनोकुमा सभी स्टूडेंट्स को बुलाता है ट्रायल के लिए और यहाँ पे ट्रायल रूम के अंदर सभी स्टूडेंट्स अपनी बात रखते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले सेले बोलती है, वो बताने लगती है कि मैट के ऊपर खून के दाग थे, इसका मतलब ये है कि गर्ल्स लॉकर रूम के अंदर ही खून हुआ है। और तभी यहाँ पे तगामी सबके सामने रिवील करता है कि हम सभी स्टूडेंट्स के बीच में एक सीरियल किलर है। और ये सुनने के बाद सभी लोग हैरान थे और इससे भी सबसे हैरानी की बात तब होती है जब यहाँ पे तगामी फुकावा के ऊपर इल्जाम लगाता
जाता है और बोलता है कि फुकावा वो साइकोपैथ है। लेकिन यहाँ पे आसाहिमा फुकावा के डिफेंस में बोलती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि फुकावा ने जब वहाँ पे डेड बॉडी देखी थी तो वो बेहोश हो गई थी, वो तो खून भी नहीं देख सकती, तो वो खून करेगी कैसे। और यहाँ पे मकोटो सोच रहा होता है कि पुलिस रिकॉर्ड के अंदर ही साफ साफ लिखा हुआ है कि जो सीरियल किलर है उसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मकोटो का भी शक फुकावा के ऊपर होता है, लेकिन उसको कंफर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मकोटो के पास कोई भी प्रूफ नहीं है ये बात साबित करने के लिए कि फुकावा ही वो सीरियल किलर है। लेकिन यहाँ पे तगामी लगातार इल्जाम लगा रहा होता है फुकावा के ऊपर, लेकिन फुकावा ये सब सह नहीं पाती और वो तभी बेहोश हो जाती है। और फिर बाद में जब वो उठती है तो उसकी दूसरी पर्सनैलिटी जाग जाती है। और ये वाली पर्सनैलिटी देखने के बाद यहाँ पे हर एक स्टूडेंट डर रहा था फुकावा से, क्योंकि वो लोग फुकावा के केवल एक ही पर्सनैलिटी से मिले हैं जो कि शांत रहती है और थोड़ी सी डरी रहती है। लेकिन ये वाली पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा डरावनी थी कि सब स्टूडेंट डर रहे थे। लेकिन यहाँ पे फुकावा बताती है कि ये खून मैंने नहीं किया। लेकिन अब कोई भी स्टूडेंट उसकी बात पे बिलीव क्यों करेगा, क्योंकि वो एक साइकोपैथ है। लेकिन यहाँ पे मकोटो सबको बताता है कि फुकावा वो हो नहीं सकती जिसने खून किया है, क्योंकि फुकावा जब भी किसी का खून करती है तो वो ज्यादातर लड़का होता है, ना कि लड़की। और इसके अलावा फुकावा हमेशा सीजर का इस्तेमाल करती है खून करने के लिए। और इसके अलावा फुकावा किसी की जान लेने के बाद उसके डेड बॉडी को अगर टांगना भी होता है तो वो सीजर का ही इस्तेमाल करती है, वो कभी भी किसी वायर का इस्तेमाल करती नहीं है। और यहाँ पे फुकावा भी अपने डिफेंस में बोलने लगती है कि मैं केवल उन्हीं लड़कों का खून किया करती थी जो मुझे अट्रैक्टिव लगते थे। और यहाँ पे मकोटो को ऐसा लगता है कि फुकावा को जानबूझ करके फंसाने की कोशिश की जा रही है, और ऐसा कोई और नहीं बल्कि तगामी कर रहा है, क्योंकि स्कूल में आने से पहले ही तगामी को फुकावा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता थी और उसने मुझे खुद भी बताया है कि उसके पास सारे पुलिस के डॉक्यूमेंट्स हैं। और अब यहाँ पे सभी लोग तगामी के ऊपर शक करने लगते हैं। तभी मकोटो एक और बात बताता है कि दोनों लॉकर रूम के अंदर से कुछ सामान हैं जो एक्सचेंज कर दिए गए हैं दोनों ही लॉकर रूम के अंदर, ताकि किसी को भी कोई सबूत ना मिले। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो पोस्टर जो कि दोनों लॉकर रूम में एक्सचेंज कर दिए गए हैं। और इसके अलावा साकुरा ने मेरे को ये बात भी बताई थी कि उसका प्रोटीन से एक मैट के ऊपर गिर गया था और मैट के ऊपर दाग था, लेकिन जब हम लोग वहाँ पे पहुंचे तो मैट के ऊपर से दाग हट चुका था। इसका मतलब ये है कि फुजिसाकी की मौत बॉयज लॉकर रूम में हुई थी, ना कि गर्ल्स लॉकर रूम में। लेकिन जानबूझ करके उसकी बॉडी को गर्ल्स लॉकर रूम में डाल दिया गया था ताकि केवल शक लड़कियों पे जाए। लेकिन यहाँ पे सभी स्टूडेंट ये सवाल उठाते हैं कि फुजिसाकी तो एक लड़की है, तो वो बॉयज लॉकर रूम में जा कैसे सकती है। अब इसके जवाब में कीरागिरी बताती है कि जब मैंने फुजिसाकी की बॉडी को अच्छे से चेक किया था तो मुझे पता चला था कि वो लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। और ये बात सुनते ही यहाँ पे तगामी भी हैरान था। इसलिए मकोटो बताता है कि तगामी खूनी हो ही नहीं सकता, क्योंकि तगामी को ये बात तो पहले से पता ही नहीं थी। और फिर यहाँ पे सबके सामने तगामी ये रिवील करता है कि मुझे सबसे पहले पता चल गया था कि फुजिसाकी की जान चली जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, बल्कि मैं सबके साथ लॉकर रूम के अंदर गया ताकि जो रियल कल्प्रेट है वो बाहर आ सके। लेकिन यहाँ पे सेले सवाल उठाती है कि भला किलर दोनों लॉकर रूम के अंदर घुस कैसे गया और मोनोकुमा ने उसे कोई सजा क्यों नहीं दी। फिर यहाँ पे कीरागिरी बताती है कि ये चीज चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे लियोन का कार्ड का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन उसका कार्ड काम नहीं कर रहा था। इसका मतलब ये है कि जो लोग पिछले गेम में मर चुके हैं उनका कार्ड काम नहीं करेगा। और यहाँ पे किलर ने हम में से किसी का कार्ड चुरा करके लॉकर रूम को खोला है। लेकिन मोनोकुमा ने स्टार्टिंग में हमें रूल समझा दिया था कि आप किसी को अपना कार्ड दे नहीं सकते, लेकिन ऐसा कोई भी रूल नहीं है जिसमें कि बोला जाता है कि आप किसी का कार्ड चुरा नहीं सकते। और यही कारण है कि मोनोकुमा ने उस किलर को सजा नहीं दी। तभी यहाँ पे मकोटो बोलता है सेले से कि मुझे पूरी बात बताओ जब तुम फुजिसाकी से मिली थी पिछली रात को। और फिर यहाँ पे सेले बताते हैं कि मैंने देखा था कि फुजिसाकी अपने हाथ में एक बैग लेकर के कहीं जा रही थी और मैंने देखा कि उस बैग के अंदर एक स्पोर्ट जैकेट था। और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे जितने भी स्पोर्ट जैकेट थे उनमें से एक जैकेट उसने उठाया और किसी को वो जैकेट देने जा रही थी। फिर यहाँ पे इशिमारू बोलता है कि किलर ने भी जरूर उसी की तरह कोई जैकेट पहना होगा। और फिर यहाँ पे अवाडा सबके सामने बोलता है कि किलर के पास भी जरूर एक ब्लू कलर का जैकेट होगा जैसा फुजिसाकी के पास था, जबकि मेरे पास तो ब्लैक जैकेट है। और तभी यहाँ पे मकोटो और कीरागिरी समझ जाते हैं कि किलर कौन है। यहाँ पे मकोटो सवाल करने लगता है अवाडा से और पूछने लगता है कि तुम्हें कलर कैसे पता, क्योंकि जैकेट के कलर के बारे में सेले ने तो कुछ भी बताया नहीं था। और फिर यहाँ पे कीरागिरी रिवील करती है कि हमने झूठ बोला था कि फुजिसाकी वो जैकेट किसी के लिए लेकर के जा रही थी। हमने ऐसा इसलिए किया था ताकि यहाँ पे किलर कोई गलती कर दे, और वो काम कर गया। फिर मकोटो पूरी कहानी को रिवील करता है। वो बताता है कि फुजिसाकी ने सबसे पहले अपना ट्रेनिंग बैग लिया और उसके अंदर एक स्पोर्ट्स जैकेट डाल लिया, और उसके बाद वो चली आई बॉयज लॉकर रूम के अंदर ट्रेनिंग करने के लिए, क्योंकि वो भी एक लड़का है। लेकिन बॉयज लॉकर रूम के अंदर ऑलरेडी किलर बैठा हुआ था, और जैसे ही फुजिसाकी का ध्यान थोड़ी देर के लिए हट जाता है तब यहाँ पे किलर उसके ऊपर डंबल से हमला करता है और उसकी जान ले लेता है। और ऐसा दिखाने के लिए कि खून बॉयज लॉकर रूम में नहीं बल्कि गर्ल्स लॉकर रूम में हुआ है, उसने सारा सामान जिनके ऊपर खून लगा था उनको गर्ल्स लॉकर रूम के अंदर डाल दिया। और गर्ल्स लॉकर रूम के अंदर जाने के लिए उसने जरूर किसी लड़की का कार्ड पहले ही चुरा के अपने पास रख लिया था। लेकिन यहाँ पे इशिमारू बोलता है कि जरूर कुछ गलती होगी, मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि अवाडा ये काम
करेगा। लेकिन यहाँ पे अवाडा उसके सामने शांति से खड़ा होता है। इसका मतलब यही है कि उसी ने खून किया है। और फिर इसके बाद वोटिंग स्टार्ट होती है और सब लोग यहाँ पे अवाडा के खिलाफ वोट करते हैं और सब लोग का ऐसा मानना था कि अवाडा ही ट्रेटर है। लेकिन इशिमारू का ऐसा मानना था कि उसका दोस्त ट्रेटर हो ही नहीं सकता, इसलिए वो अपने खिलाफ ही वोट करता है। फिर यहाँ पे अवाडा से पूछा भी जाता है कि तुमने ये क्यों किया। तो यहाँ पे अवाडा बताने लगता है कि मुझे डर था कि मेरा सीक्रेट सबके सामने बाहर आ जाएगा। और उसी समय फुजिसाकी मेरे सामने आई थी और बोलने लगी थी कि मुझे ट्रेनिंग करनी है, क्योंकि मुझे ये लड़की वाली बॉडी नहीं चाहिए, बल्कि मुझे एक स्ट्रॉन्ग लड़के वाली बॉडी चाहिए तुम्हारी तरह। और फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन से पहले यहाँ पे मोनोकुमा अवाडा का सीक्रेट सबके सामने रिवील करता है। वो बताता है कि अवाडा ने अपने छोटे भाई की जान ली थी। फिर इसके बाद अवाडा यहाँ पे अपनी कहानी बताता है। वो बोलता है कि मैंने जापान का सबसे बड़ा मोटरसाइकिल ग्रुप तैयार किया था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब मेरे को रिटायरमेंट लेनी पड़ी और मेरी जगह ले ली मेरे छोटे भाई ने। और क्योंकि अब वो नया लीडर बन चुका था तो मैं इस बात से बहुत खुश था। और फिर उस रात को हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों आपस में रेस करेंगे। लेकिन रेस में मैं इतना ज्यादा खो गया था कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे आगे एक ट्रक आ रहा है। और फिर मेरे छोटे भाई ने अपनी जान दे दी मेरे को बचाने के लिए। और तभी से मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बहुत कमजोर हूँ और मेरी ही कमजोरी की वजह से मेरे छोटे भाई की जान चली गई। लेकिन जब मैंने फुजिसाकी को देखा और मुझे पता चला कि उसकी वीकनेस क्या है और वो कैसे उसको ओवरकम करना चाहती है, तो मुझे यहाँ पे गुस्सा आ गया। मुझे गुस्सा इस बात का आया था कि मैं इतना स्ट्रांग हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आज तक अपनी कमजोरी को नहीं हरा पाया। और वहीं पे फुजिसाकी अपनी कमजोरी को हटा करके स्ट्रांग बनना चाहती थी, इसलिए मेरे को गुस्सा आ गया और फिर बाद में मैंने डंबल से उसकी जान ले ली। फिर इसके बाद अवाडा का एग्जीक्यूशन होता है, जहाँ पे उसको एक बाइक पे बैठा दिया जाता है और एक सर्कल वाले केज के अंदर छोड़ दिया जाता है बाइक को फुल रफ्तार में। और ये बाइक इतनी तेजी से घूमती है कि यहाँ पे अवाडा का चटनी बन जाता है और उसी चटनी को यहाँ पे एक डिब्बे के अंदर बंद करके रखा जाता है। अब यहाँ पे इशिमारू रो रहा होता है अपने दोस्त के लिए, तो बाकी सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होते हैं कि अगली बारी किसकी आएगी। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स ये सोच रहे होते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि एक तो इनकी संख्या घटते जा रही है और ऊपर से इन्हें अब तक कोई रास्ता नहीं पता चला कि यहाँ से बाहर कैसे निकले। और तभी स्क्रीन के ऊपर मोनोकुमा फिर से आता है और सबको बोलता है हॉल में आने के लिए। और जब सभी स्टूडेंट वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं तो लोग देखते हैं कि मोनोकुमा यहाँ पे पैसों के बने पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ है। और फिर यहाँ पे मोनोकुमा सबको बताता है कि ये पैसे मैं उसको दूंगा जो यहाँ से ग्रेजुएट होकर के निकलेगा, और ग्रेजुएशन के लिए आपको बस इतना करना है कि आपको किसी की जान लेनी है। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप पकड़े ना जाएं, और अगर आपको कोई नहीं पकड़ पाता आखिरी तक तो आप यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं तुम सबको एक सेकंड चॉइस देता हूँ। अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम किसी का खून ना करो तो अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें यहीं पे बितानी होगी और बाहरी दुनिया को तुम्हें भूल जाना होगा। तभी यहाँ पे ऐसा ही ना बताती है कि पिछले रात को मैंने फुजिसाकी का भूत देखा है, और वो भी पब्लिक लॉकर रूम के अंदर। फिर इसके बाद वो सबको वहाँ पे लेकर के जाती है, लेकिन इस लॉकर रूम के अंदर फुजिसाकी का कोई भूत नहीं होता, बल्कि वहाँ पे एक लैपटॉप होता है। और ऊपर से किरागिरी ये चीज भी देखती है कि इस रूम के अंदर कोई कैमरा नहीं है, और अगर तुम्हें मोनोकुमा से कोई भी चीज छुपानी है तो तुम यहाँ पे आके छुपा सकते हो। और फिर इसके बाद जब लैपटॉप को ऑन किया जाता है तो वहाँ पे अवतार दिखता है फुजिसाकी का, और यहाँ पे फुजिसाकी का नाम होता है अल्टर ईगो। फिर हमें पता चलता है कि फुजिसाकी एक बहुत ही अच्छी प्रोग्रामर थी और उसने उस लैपटॉप को ठीक कर दिया था, और मरने से पहले उसने अपना एक एआई डाल दिया था इस लैपटॉप के अंदर। और इस एआई का काम ये था कि इस लैपटॉप के हार्ड ड्राइव के अंदर जितने भी फाइल्स हैं उन सब के बारे में पता लगाए, ताकि इन सबको कोई रास्ता मिल जाए यहाँ से बाहर निकलने का। और अल्टर ईगो यहाँ पे बताती है कि उसे एक फाइल मिली है जिसके अंदर एक फोटो है, और इस फोटो के अंदर हम 3 स्टूडेंट को देखते हैं जो ऑलरेडी मर चुके हैं। और ये देख करके सब लोग हैरान थे, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे और स्कूल से पहले ये तीनों एक दूसरे से मिले भी नहीं है, तो इन लोगों ने फोटो कब खिंचवाई। अब यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट का ऐसा मानना था कि हो सकता है वो तीनों जिंदा हो, लेकिन यहाँ पे किरागिरी बोलती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने खुद चेक किया था उनकी बॉडी को और वो सब मर चुके हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि यहाँ पे किरागिरी यामाडा से पूछती है कि तुमने अल्टर ईगो का इस्तेमाल क्यों किया, और इसके जवाब में यामाडा यहाँ पे बताता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं किसी के साथ इतना लंबा बात कर रहा हूँ, इसलिए रात भर मैं अल्टर ईगो के साथ बात करता रहा। तभी वहाँ पे इशिमारू आता है और वो सबको बताने लगता है कि मैं यहाँ पे अल्टर ईगो का इस्तेमाल करूंगा ताकि मैं अपने दोस्त अवाडा का एक अवतार बना सकूं। और फिर हमें पता चलता है कि फुजिसाकी ने मरने से पहले हर एक स्टूडेंट का कैरेक्टर, उसकी पर्सनैलिटी और उसके लुक्स को एआई के अंदर डाल दिया था, और यही कारण था कि यहाँ पे अल्टर ईगो किसी भी स्टूडेंट का अवतार बना सकता है। और तभी यहाँ पे किरागिरी एक नया रूल लेकर के आती है। वो बोलती है कि अब से कोई भी स्टूडेंट पब्लिक लॉकर रूम के अंदर अकेले नहीं आएगा। अब इसके बाद हर एक स्टूडेंट अपने रूम में वापस चला जाता है, और हम देखते हैं यहाँ पे मकोटो को, जो कि आराम कर रहा होता है, लेकिन अचानक से इसके रूम में हागाकारी आ जाता है और वो उसको बताने लगता है कि मेरे साथ पब्लिक लॉकर रूम के अंदर चलो, हम दोनों मिल करके नहाएंगे। और इसके अलावा वो यहाँ पे मकोटो को एक नोट दिखाता है, उसके ऊपर लिखा होता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और ऐसा वो जानबूझ के करता है क्योंकि उसको पता है कि अगर रूम के अंदर वो कुछ भी बात करेंगे तो हो सकता है कैमरा उनकी बातें सुन ले। और ये दोनों जब लॉकर रूम के अंदर आते हैं तो वहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स भी थे। तब मकोटो को ये बात पता चलती है कि लैपटॉप चोरी हो गया है, और यहाँ पे यामाडा को शक है कि इशिमारू ने ये काम किया है। लेकिन यहाँ पे किरागिरी बताती है कि हम में से कोई भी ऐसा काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने अल्टर ईगो को पहले ही बोल दिया था कि अगर हम में से किसी ने भी तुम्हें एक्सेस करने की कोशिश की तो तुम चिल्लाना। तभी यहाँ पे तगामी बताता है कि इसका केवल एक ही मतलब निकलता है, हमारे बीच में एक ट्रेटर है जिसने कि
लैपटॉप को चुरा लिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बीच का एक स्टूडेंट बाकी लोगों से मिला हुआ है, यानी कि इन गेम वालों से, ताकि गेम लगातार चलता रहे। फिर अगले दिन ये लोग कैफेटेरिया में एक मीटिंग रखते हैं, लेकिन वहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट आते ही नहीं। फिर इसके बाद आसाहीना जाती है देखने के लिए कि बाकी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं। वो यहाँ पे 3rd फ्लोर के ऊपर आती है और वो देखती है कि वहाँ पे सेले बेहोश पड़ी है। फिर इसके बाद मकोटो और साकुरा भी वहाँ पे आ जाते हैं। वो लोग यहाँ पे सेले से पूछते हैं कि तुम पे किसी ने अटैक किया था क्या। तब यहाँ पे सेले बताती है कि जिसने मेरे ऊपर हमला किया है मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन उसने मेरे सिर के ऊपर हमला किया, और वो भी एक टॉय की मदद से। मैंने एक और चीज देखी थी बेहोश होने से पहले कि यामाडा उस ट्रेडर के साथ था, और मेरे ऊपर हमला करने के बाद वो ट्रेडर यामाडा को 2nd फ्लोर के ऊपर लेकर के जाता है। और यहाँ पे ये लोग जब 2nd फ्लोर पे आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि यामाडा अभी जिंदा है, लेकिन यहाँ पे यामाडा के सिर से खून निकल रहा है। और यामाडा के सिर पे जिस टॉय से हमला हुआ है वही सेम टॉय यहाँ पे सेले के लिए भी इस्तेमाल किया गया था। और फिर यहाँ पे यामाडा बताता है कि जिसने उसके ऊपर हमला किया है उसने सुपर हीरो कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। और तभी यहाँ पे सेले को एक कैमरा मिलता है। वो लोग जब उस कैमरे को खोलते हैं तो उन्हें वहाँ पे एक फोटो मिलती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि फोटो के अंदर ट्रेडर जो है हमला कर रहा है यामाडा के ऊपर, और ट्रेडर ने एक कॉस्ट्यूम पहना है। और फिर इसके बाद सारे स्टूडेंट मिल करके उस ट्रेडर को ढूंढने लगते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पे सेले को, जो कि अचानक से हॉल में अकेली होती है। तब अचानक से उसके ऊपर कोई हमला करता है और वो यहाँ पे चिल्लाने लगती है। और उसकी आवाज सुनने के बाद जब सारे स्टूडेंट वहाँ पे आ जाते हैं तब सेले बताती है कि ट्रेडर को मैंने देखा सीधा भागते हुए। लेकिन जब वो लोग यहाँ पे ट्रेडर का पीछा कर ही रहे होते हैं तभी उन्हें यामाडा की आवाज सुनाई देती है। जब वो लोग उस रूम के अंदर जाते हैं जहाँ पे उन्होंने यामाडा को रखा था तो लोग देखते हैं कि यहाँ पे यामाडा की किसी ने जान ले ली है। और यहाँ पे यामाडा की जान लेने के लिए सेम उसी हैमर का इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पे मकोटो तुरंत ही दौड़ते हुए ऊपर की तरफ जाता है ताकि वो बाकी स्टूडेंट्स को बता सके कि यामाडा के साथ क्या हुआ है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद उसे पता चलता है कि इशिमारू के ऊपर भी किसी ने हमला किया है, और हमले की वजह से यहाँ पे इशिमारू का जो सिर है उसकी हड्डी टूट चुकी है। इसके अलावा इशिमारू के सिर पे जिस हैमर से हमला किया गया है वही सेम हैमर यामाडा के ऊपर भी हमला करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। और तभी यहाँ पे सेले आती है और सबको बताने लगती है कि जब मैं और आसाहीना वॉशरूम गए हुए थे थोड़ी देर के लिए, तब हमें आकर के पता चला कि यामाडा की बॉडी गायब हो गई है। फिर सारे स्टूडेंट जब उस रूम के अंदर जाते हैं जहाँ पे यामाडा की बॉडी थी और वहाँ से वापस दूसरे रूम में जाते हैं जहाँ पे इशिमारू की बॉडी थी, तो इन्हें पता चलता है कि अब इशिमारू की बॉडी भी गायब है। फिर इसके बाद यहाँ पे तगामी 2 लोगों के ऊपर इल्जाम लगाता है, हागाकुरी और किरागिरी, और बोलने लगता है कि दोनों ही यहाँ पे नहीं है। लेकिन यहाँ पे मकोटो बोलने लगता है कि किरागिरी हमारे साथ थी जब यहाँ पे यामाडा और सेले के ऊपर हमला हुआ था। और इसके बाद सबका शक यहाँ पे हागाकुरी के ऊपर जाने लगता है। और फिर यहाँ पे मोनोकुमा इन सबको बताता है कि कोई भी ट्रेटर एक बार में केवल 2 ही लोगों की जान ले सकता है। और ये सुनने के बाद यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि शायद अब किसी की जान नहीं जाएगी। और फिर इसके बाद सारे स्टूडेंट यहाँ पे अलग अलग हो करके ढूंढने लगते हैं डेड बॉडीज को। तभी सेले सबको बताती है कि मैंने उन दोनों की डेड बॉडी को ढूंढ लिया है। और यहाँ पे इन्हें पता चलता है कि यामाडा अभी जिंदा है, लेकिन यहाँ पे यामाडा मरने वाला है। और यामाडा मरने से पहले बताता है कि किलर कौन है। और यहाँ पे वो हागाकुरी का नाम लेता है और उसके बाद मर जाता है। लेकिन यहाँ पे इन सबको फिर से इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा कि इनकी जान सही में किसने ली है, क्योंकि ट्रायल से पहले इन्हें करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ट्रायल में इन लोगों ने किसी गलत व्यक्ति को पकड़ लिया तो हो सकता है यहाँ पे सबकी जान चली जाए। फिर यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं कि वो लोग सबसे पहले किरागिरी और हागाकुरी को ढूंढेंगे कि वो लोग कहाँ पे हैं। तभी यहाँ पे किरागिरी इनके सामने आती है और वो यहाँ पे मकोटो को बोलती है कि सभी स्टूडेंट्स को लेकर के स्विमिंग एरिया के पास पहुंचो। और यहाँ पे आने के बाद किरागिरी एक डोर ओपन करती है। उस डोर के अंदर से वो किलर निकलता है जिसने की एक कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। और इस कॉस्ट्यूम का जब मास्क हटाया जाता है तो उन्हें अंदर से हागाकुरी मिलता है। लेकिन यहाँ पे मकोटो एक चीज देखता है कि जो कॉस्ट्यूम यहाँ पे हागाकुरी ने पहना हुआ है उसको बाहर से किसी ने मारा है लॉक। इसका मतलब ये है कि हागाकुरी ये काम अकेले कर ही नहीं सकता। और यहाँ पे हागाकुरी अपने डिफेंस में बोलता है कि पिछले रात को मेरे को एक लेटर आया था जहाँ पे किसी ने मेरे को एक रूम के अंदर बुलाया था, और जब मैं उस रूम के अंदर गया तो किसी ने मेरे ऊपर पीछे से हमला किया और मुझे बेहोश कर दिया। और जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैंने ये अजीब सा कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। फिर यहाँ पे तगामी बोलता है कि वो लेटर दिखाओ जिसके अंदर तुम्हें इन्विटेशन भेजा गया था। लेकिन हागाकुरी के पास वो लेटर है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये चाह करके भी अपनी इनोसेंस को प्रूव नहीं कर सकता। लेकिन वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि किरागिरी चली जाती है दोनों डेड बॉडीज को एग्जामिन करने के लिए। पीछे पीछे उसके मकोटो भी आ जाता है और वो यहाँ पे बताता है कि दोनों की मौत एक ही हैमर से हुई है और दोनों की सिर की हड्डी टूट चुकी है। और यहाँ पे किरागिरी जब दोनों डेड बॉडी को एग्जामिन कर रही थी तब उसको इशिमारू के हाथ में से एक नोट मिलता है। और फिर दोनों डेड बॉडी को अच्छे से एग्जामिन कर लेने के बाद किरागिरी यहाँ पे चली जाती है सबके साथ ट्रायल रूम के अंदर। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट यहाँ पे हागाकुरी को ही बोल रहे होते हैं ट्रेटर, क्योंकि यामाडा ने मरने से पहले उसी का नाम लिया था। लेकिन यहाँ पे मकोटो बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हागाकुरी ने दोनों की जान ली है, क्योंकि तुम लोगों ने ध्यान से देखा होगा कि दोनों की डेड बॉडीज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए किसी कार्ड का इस्तेमाल किया गया है। और तुम्हें पता होगा कि हागाकुरी ने कॉस्ट्यूम पहना था
तो उतने बड़े कॉस्ट्यूम को पहन लेने के बाद उस कार्ट के जरिए दोनों डेड बॉडीज को खींचना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे सेले बोलती है कि हमने फोटो में भी देखा था कि यमाडा की जान किसने ली है। लेकिन यहाँ पे किरागिरी बोलती है कि जो भी फैसला लेना है हमें सोच समझ के लेना होगा, क्योंकि अगर हमने गलती से यहाँ पे किसी गलत आदमी को किलर साबित कर दिया तो असली ट्रेटर बच जाएगा और उसके बदले में सजा हम सबको मिलेगी। तभी यहाँ पे सेले इल्जाम लगाने लगती है किरागिरी पे और वो बोलती है कि हागाकुरी की जगह यहाँ पे किरागिरी भी हो सकती है ट्रेटर, क्योंकि जब हम सबको डेड बॉडीज मिली थी तब वहाँ पे किरागिरी भी नहीं थी। लेकिन यहाँ पे किरागिरी अपने डिफेंस में बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने यमाडा का खून कर दिया और ऊपर से इतनी बड़ी यमाडा की बॉडी को मैंने कार्ड के जरिए खींचा सेकंड फ्लोर से लेकर के थर्ड फ्लोर तक, मेरे से ये काम हो ही नहीं पाता। इसका मतलब यही है कि यमाडा ने अपनी खुद की बॉडी को सेकंड फ्लोर से लेकर के थर्ड फ्लोर तक लेकर के गया, क्योंकि उसकी मौत सेकंड फ्लोर पे हुई नहीं थी। लेकिन यहाँ पे सेले बोलती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने खुद यमाडा की बॉडी को चेक किया था और मैंने देखा था कि वो मर चुका था सेकंड फ्लोर पे ही। लेकिन तभी यहाँ पे मकोटो बीच में बोलता है कि जब मैंने पहली बार यमाडा की डेड बॉडी को देखा था तब उसके चश्मे पे खून था, लेकिन जब दूसरी बार मैंने उसकी डेड बॉडी को देखा तब उसके चश्मे पे से खून हट चुका था। तो यहाँ पे बाकी सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि अगर वो सेकंड फ्लोर पे मरा ही नहीं था तो इतना सारा खून उसके सिर पे आया कैसे। और इसके जवाब में यहाँ पे तकामी बताता है कि जरूर उसने मेडिकल रूम से ब्लड चुरा लिए होंगे। और फिर यहाँ पे किरागिरी बताती है कि उसे एक नोट का टुकड़ा मिला था इशिमारू के हाथ में और उस नोट का दूसरा टुकड़ा मिला था मेरे को यमाडा के पैंट के अंदर से। और इस नोट को देख लेने के बाद यहाँ पे हागाकुरी बोलता है कि पर मेरे को जो नोट मिला था उसके अंदर लोकेशन दूसरा था। फिर यहाँ पे किरागिरी बताती है कि यमाडा ने 2 नोट लिखे थे, एक नोट उसने भेजा था इशिमारू को ताकि वो उसको अपने पास बुला सके और बाद में उसकी जान ले ले, और दूसरा नोट भेजा था हागाकुरी को और उसको किसी और रूम में बुलाया गया था ताकि हागाकुरी को वहाँ पे किडनैप कर लिया जाए और बाद में ये चीज दिखाई जाए कि यहाँ पे यमाडा के ऊपर भी हमला हुआ था और इसका सारा ब्लेम हागाकुरी के ऊपर डाल दिया जाए। फिर यहाँ पे आसाहिना सबको बताती है कि मैंने एक चीज देखा था कि जितने भी हैमर्स थे वो अलग अलग शेप के थे और साइज के थे। इसके अलावा उन हैमर्स के ऊपर नंबर भी लिखे हुए थे और अगर हैमर के सभी नंबर को एक साथ देखा जाए मिला करके तो पता चलेगा कि यमाडा का खून सबसे पहले हुआ था। लेकिन यहाँ पे मकोटो बताता है कि हो सकता है जो रियल किलर है उसने ही जानबूझ के किया हो ताकि हम सब कंफ्यूज हो जाएं। उसने हैमर्स के साइज और नंबर को बदल दिया होगा, क्योंकि हम सबको अभी भी पता चला है कि यमाडा ने सबसे पहले इशिमारू को बुलाया एक रूम के अंदर और उसकी जान ले ली और फिर उसके बाद जो दूसरा किलर था उसने यमाडा की भी जान ले ली। और यहाँ पे हम सबको ये बात पता है कि यमाडा ने इशिमारू की डेड बॉडी को एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे शिफ्ट किया था। इसके अलावा उसने अपनी बॉडी को भी दूसरे फ्लोर पे शिफ्ट किया था। इसका मतलब ये है कि वो दूसरे किलर के साथ मिल करके काम कर रहा था। और तभी यहाँ पे मकोटो को एक बात याद आती है। वो बोलता है कि जब हमें 2 डेड बॉडी मिली थी तब वहाँ पे सेले के ऊपर किसी ने हमला किया था, लेकिन जब हमने सेले से पूछा कि तुम्हारे ऊपर किसने हमला किया तो उसने बोला मुझे पता नहीं। और ऊपर से रूल के अकॉर्डिंग कोई भी ट्रेटर एक बार में 2 ही स्टूडेंट की जान ले सकता है। अगर वो उससे ज्यादा किसी की जान लेने की कोशिश करता है तो यहाँ पे मोनोकुमा खुद उसे एलिमिनेट कर देगा। और ट्रेटर इतना गधा तो नहीं है कि वो तुम पे हमला करके अपनी जान को खतरे में डालेगा। और ऊपर से तुमने हमें ये दिखाया कि फोटो के अंदर हागाकुरी हमला कर रहा है यमाडा के ऊपर, जबकि ये झूठ था। एक्चुअली में हागाकुरी बेहोश हो रखा था और तुम लोगों ने कॉस्ट्यूम पहना करके बस एक फोटो खींच लिया और वो फोटो तुमने ही खींचा था जानबूझ के, ताकि यमाडा को इस बात का यकीन हो जाए कि उसके ऊपर इल्जाम नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे सेले बोलती है कि यमाडा मरने से पहले हागाकुरी का नाम लेता है, लेकिन मकोटो बोलता है कि ये सच नहीं है। यमाडा ने मरने से पहले बस एक सरनेम बोला था और वो सरनेम किसी का भी हो सकता है। तो एक काम करो, तुम मुझे अपना इलेक्ट्रॉनिक कार्ड दिखाओ, जिसके बाद मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हारा असली नाम क्या है, क्योंकि हम में से किसी को भी तुम्हारा पूरा नाम नहीं पता। और यहाँ पे फिर सेले अपनी हार मान लेती है और बोलती है कि हाँ उसका खून मैंने ही किया था। और फिर इसके बाद यहाँ पे सभी लोग सेले के खिलाफ वोट करते हैं, जिसके बाद वो ट्रेटर निकलती है। फिर यहाँ पे सेले सबको बताने लगती है कि मैंने यमाडा को कन्विंस किया था इशिमारू को मारने के लिए, और ऐसा करने के लिए मैंने सबसे पहले उस लैपटॉप को चुरा लिया और बाद में मैंने इशिमारू के रूम में उसको डाल दिया। लेकिन यहाँ पे सेले ये बात भी बताती है कि खुद मुझे इशिमारू ने बोला था लैपटॉप को चुराने के लिए, क्योंकि इशिमारू को पता था कि किरागिरी ने डिवाइस को बोल रखा है कि अगर उसने या फिर यमाडा ने लैपटॉप को छूने की कोशिश की तो वो चिल्लाना स्टार्ट कर देगी। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने और यमाडा ने मिल करके एक प्लान बनाया था। तो होता यूं है कि हम लोग यहाँ पे इशिमारू की जान ले लेते हैं। फिर उसके बाद यमाडा ये दिखाने की कोशिश करेगा कि उसके ऊपर भी हमला हुआ है और सब लोग यहाँ पे यमाडा के ऊपर ही फोकस करेंगे और उतने देर में मैं जा करके इशिमारू की जान ले लूंगी। फिर आगे चल करके अगर सब लोग को शक होगा अभी तो यमाडा के ऊपर ही सबसे पहला शक जाएगा और ट्रायल के दौरान सब लोग यमाडा का ही नाम लेते और फिर उसके बाद जो रियल कल्प्रेट था यानी कि मैं बच जाती और यहाँ पे यमाडा भी बच जाता, लेकिन बाकी जितने भी स्टूडेंट्स थे उन सबको सजा मिलती। लेकिन मैंने यमाडा को धोखा दिया और फिर बाद में मैंने इशिमारू को मारने के बाद यमाडा की भी जान ले ली, क्योंकि मुझे पूरी जिंदगी यहाँ नहीं रहना। मेरा यही प्लान था कि मैं कैसे भी करके मार दूं दोनों को और बाद में मुझे कोई पकड़ ना पाए और फिर कैसे भी करके मैं जीत करके यहाँ से बाहर चली जाऊँ।
और फिर उसके बाद मोनोकुमा मुझे जितने पैसे देगा उतने पैसों में मैं अपने लिए बहुत बड़ा सा कार खरीदूंगी और फिर उसके बाद अपनी पूरी जिंदगी वहीं रहूंगी। फिर यहाँ पे सैले का एग्जीक्यूशन होता उससे पहले वो किरागिरी से जाकर के मिलती है और उसको एक कैबिनेट की चाबी देती है जिसके अंदर उसने लैपटॉप को छुपा के रखा है। लेकिन यहाँ पे सैले को अपनी मौत पे बहुत मजा आता है क्योंकि वो खुद भी एक आसान मौत नहीं चाहती थी, बल्कि वो चाहती थी कि उसकी मौत बहुत ही दर्दनाक हो। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे सैले को एक जगह पे बांध दिया जाता है और उसके चारों तरफ आग लगा दी जाती है। फिर उसके बाद फायर फाइटर का एक ट्रक उसके ऊपर से चढ़ा दिया जाता है। लेकिन इतना सब चीज हो जाने के बावजूद भी तगामी को ऐसा लगता है कि कोई ना कोई स्टूडेंट यहाँ पे गेम वालों के साथ मिला हुआ है और वो जानबूझ करके सभी स्टूडेंट्स को उकसा रहा है ताकि वो एक दूसरे की जान ले। लेकिन इन सभी चीजों से साकुरा तंग आ जाती है और वो सीधा मोनोकुमा के पास जाकर के उसको बोलती है कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी और अब मैं तुम्हें खत्म करने वाली हूँ। लेकिन यहाँ पे मोनोकुमा ब्लैकमेल करता है साकुरा को और बोलता है कि याद रहे कि मेरे पास तुम्हारे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्हें मैंने बंदी बना के रखा है और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उनकी जान ले लूंगा। और वहाँ दरवाजे पे खड़े रह के मकोटो इन दोनों की बातें सुन लेता है और उसको भी ऐसा लगने लगता है कि हम में से कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि गेम वालों के साथ मिला हुआ है। अब यहाँ पे हर एक स्टूडेंट के लिए चौथा फ्लोर खोल दिया जाता है और ये सब लोग ऊपर चले जाते हैं ताकि वहाँ पे कुछ इन्वेस्टिगेशन कर सके। और यहाँ पे आने के बाद इन्हें टीचर रूम और साइंस लैब मिलता है। साइंस लैब के अंदर काफी सारे केमिकल थे और उसके अलावा काफी सारे पॉइजन भी उधर रखे गए थे। इन सभी चीजों के अलावा मकोटो को म्यूजिक रूम भी मिलता है जिसका दरवाजा खुल रहा था। लेकिन यहाँ पे मकोटो जब प्रिंसिपल के रूम में जाने की कोशिश करता है तो उसका दरवाजा नहीं खुलता। तभी उसके सामने किरागिरी आ जाती है और वो उससे पूछने लगती है कि क्या तुम हम सबसे कुछ छुपा रहे हो, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि काफी समय से तुम बहुत ही स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हो। तो यहाँ पे होता ही है कि मकोटो को ऐसा लगता है कि साकुरा मोनोकुमा के साथ मिली हुई है, लेकिन उसको ये बात अभी कंफर्म नहीं है, उसको केवल शक है उसके ऊपर। और इसलिए यहाँ पे मकोटो किरागिरी को कुछ भी नहीं बताता और बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी सारे स्टूडेंट यहाँ पे मिल करके डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम प्रिंसिपल के रूम का दरवाजा तोड़ दें और वहाँ जाकर के देखिए कि हमें क्या मिलता है। लेकिन मोनोकुमा इन सब की बातें सुन लेता है और वो यहाँ पे एक नया रूल बनाता है कि जितने भी दरवाजे जो लॉक हो रखे हैं और किसी भी इलेक्ट्रिक कार्ड से नहीं खुलेंगे उनको कोई भी स्टूडेंट तोड़ नहीं सकता। फिर यहाँ पे सब लोग पब्लिक लॉकर रूम के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे अल्ट्रा ईगो से बात करके पूछते हैं कि क्या तुम्हें कोई नई फाइल मिली है लैपटॉप के अंदर। और फिर यहाँ पे सबको पता चलता है कि जब ये स्कूल चालू था तब उस समय यहाँ के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने एक फैसला लिया था। वो यहाँ के सभी बच्चों को एक जगह इकट्ठा करके रखना चाहते थे ताकि कोई भी यहाँ से बाहर ना निकले और ऊपर से सब लोग यहाँ पे अपनी जिंदगी बिताए। लेकिन ऐसा करने की वजह से स्कूल के सारे पैसे खत्म हो गए और बाद में स्कूल को बंद कर दिया गया। और फिर यहाँ पे अल्ट्रा ईगो सबको बताने लगती है कि देखो जो प्रिंसिपल है वो 40 साल का है और ऊपर से हो सकता है कि प्रिंसिपल अभी भी स्कूल के अंदर हो। और फिर आखिरी में इन सबको एक फोटो दिखाई जाती है और जिसे देखने के बाद ये लोग सोच रहे होते हैं कि फोटो कब खींची गई, क्योंकि यहाँ फोटो के अंदर जो 3 स्टूडेंट दिखाए जा रहे हैं वो तीनों मर चुके हैं। और तभी मोनोकुमा इन सभी लोगों को हॉल के अंदर बुलाता है और यहाँ पे मोनोकुमा सबको बताता है कि तुम्हारे बीच में एक ट्रेटर शुरू से रह रहा है हमारा, जिसने कि हमारे कहने पे ही सारे काम किए थे ताकि तुम लोग आपस में एक दूसरे को मारने लग जाओ। और उस ट्रेटर का नाम है साकुरा। लेकिन आसाहिना ऐसा मानना नहीं चाहती थी कि साकुरा ने उन सबको धोखा दिया है। लेकिन यहाँ पे साकुरा बताती है कि मैं ये नहीं चाहती थी कि तुम एक दूसरे को मारने लग जाओ, बल्कि मेरा काम बस इतना था कि मुझे तुम पे नजर रखना था। फिर यहाँ पे मकोटो बताता है कि मैंने साकुरा और मोनोकुमा की बातें सुनी है और यहाँ पे मोनोकुमा साकुरा को ब्लैकमेल कर रहा है ताकि साकुरा हम लोगों के ऊपर नजर रखे। लेकिन यहाँ पे तगामी को इन चीजों पे बिलीव नहीं होता। वो तुरंत ही साकुरा से पूछता है कि अगर कोई तुम्हें सही में ब्लैकमेल कर रहा है तो हमें बता दो कि इन सब के पीछे कौन है। लेकिन यहाँ पे साकुरा को भी नहीं पता कि इस गेम का मास्टरमाइंड कौन है। साकुरा बताती है कि मेरा काम बस इतना था कि अगर स्कूल के अंदर कोई भी किसी की जान नहीं लेता है तो मुझे कैसे भी करके किसी की जान लेनी होगी ताकि ये गेम आगे बढ़ सके। फिर तगामी बोलता है कि हमें साकुरा से सावधान रहना होगा क्योंकि हो सकता है साकुरा हम लोगों को फिर से धोखा दे दे और हो सकता है हम में से किसी की जान भी ले ले। लेकिन यहाँ पे आसाहिना गुस्सा हो जाती है तगामी के ऊपर और उसको थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तुम मेरे दोस्त के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। लेकिन यहाँ पे किरागिरी सबको शांत कराती है और बोलती है कि हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, नहीं तो इस गेम का जो मास्टरमाइंड है वो यही चाहता है कि हम आपस में लड़े और एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं। फिर आसाहिना बोलती है कि तुमने सही कहा और इतना बोलने के बाद वो अपने रूम में वापस चली जाती है। फिर इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे मकोटो को हागाकुरी की चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो वहाँ पे पहुंचता है तो वो देखता है कि यहाँ पे आसाहिना के ऊपर हमला किया जा रहा है फुकावा के जरिए और यहाँ पे फुकावा लगातार आसाहिना से पूछ रही है कि साकुरा आगे क्या करने वाली है हमें बताओ। लेकिन यहाँ पे मकोटो इन दोनों को शांत करता है और उसके बाद आसाहिना को लेके चले जाता है मेडिकल रूम में। अब यहाँ पे साकुरा भी आ जाती है। वो देखती है कि आसाहिना को चोट लगी है उसकी वजह से और साकुरा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे किरागिरी आती है और सबको शांत रहने के लिए बोलती है, खासकर साकुरा को। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये और मकोटो चले आते हैं पब्लिक लॉकर रूम के अंदर। और यहाँ पे ये लोग जब अल्ट्रा ईगो से बात कर रहे होते हैं तो अल्ट्रा ईगो इनको बताती है कि मेरे को कैसे भी करके यहाँ के इंटरनेट से कनेक्ट कर दो तो हो सकता है मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ यहाँ से बाहर निकलने में। तब यहाँ पे किरागिरी बताती है कि 2nd फ्लोर पे भी एक ऐसा रूम है जहाँ पे कोई कैमरा नहीं है और वहाँ पे इंटरनेट भी आता है, लेकिन उस जगह का इंटरनेट का एक्सेस भी मोनोकुमा के पास जरूर होगा। लेकिन हमें कैसे भी करके एक चांस तो लेना होगा ताकि हम यहाँ से निकल सके। फिर रात हो जाने के बाद मकोटो यहाँ पे अल्ट्रा ईगो को
लेकर के चले जाता है उसी सेकंड फ्लोर के रूम के अंदर और वहाँ पे उसको इंटरनेट से कनेक्ट कर देता है। और फिर यहाँ पे अल्ट्रा ईगो बोलती है कि तुम चिंता मत करो, अब बाकी का काम मैं संभाल लूंगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मकोटो चला जाता है लॉन्ड्री रूम में, जहाँ पे किरागिरी उसके पास आती है और वो यहाँ पे मकोटो को अपने साथ लेकर के चली जाती है आसाहिना के पास। और यहाँ पे आसाहिना बताती है कि रूम के अंदर साकुरा है और वो दरवाजा नहीं खोल रही। फिर मकोटो यहाँ पे दरवाजे के ऊपर जो विंडो लगा हुआ था उसको तोड़ता है और बाद में लॉक खोल लेता है। जब वो लोग अंदर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि साकुरा मर चुकी है और इस चीज का आसाहिना के ऊपर बहुत बुरा असर होता है। ना तो उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन होता है और वो बोलती है कि मैं बाकी स्टूडेंट्स को बुलाती हूँ। और यहाँ पे किरागिरी जब एग्जामिन कर रही थी डेड बॉडी को तो देखती है कि सिर के ऊपर हमला किया गया है और ऊपर से गन पाउडर उसके पाँव के ऊपर है और डेड बॉडी के सामने जो सेल्फ पड़ा है उसके ऊपर भी खून के छींटे हैं और इसके अलावा साकुरा ने खून की उल्टी भी की थी। और आखिरी में उसका ध्यान इस बात पे भी जाता है कि वहाँ पे 2 बॉटल टूटे हुए हैं। और जब बाकी स्टूडेंट्स वहाँ पे आ जाते हैं तो आसाहिना यहाँ पे 3 लोगों के ऊपर इल्जाम लगाती है, तगामी, फुकावा और हागाकुरी। और वो बोलने लगती है कि साकुरा ने इन तीनों को अपने साथ प्ले रूम में बुलाया था खेलने के लिए। लेकिन ट्रायल स्टार्ट हो उससे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे सब लोग मिल करके इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं और उसी दौरान यहाँ पे मकोटो को प्रोटीन शेक का एक बोतल मिलता है जो कि फ्लोर के ऊपर गिरा हुआ था। और वहीं पे किरागिरी देखती है कि काफी सारा गन पाउडर केमिस्ट्री लैब के अंदर गिरा हुआ है। फिर इसके बाद ट्रायल स्टार्ट हो जाते हैं और आसाहिना यहाँ पे सबसे पहला इल्जाम लगाती है तगामी के ऊपर। तो तगामी बताता है कि उसने मेरे को बुलाया तो था रूम के अंदर, लेकिन मैं वहाँ पे गया ही नहीं। और वहीं पे हागाकुरी भी अपने डिफेंस में यही बोलता है कि उसने भी मेरे को बुलाया था लेकिन मैं वहाँ पे गया नहीं। लेकिन यहाँ पे फुकावा बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो यहाँ पे फुकावा बताने लगती है कि जब साकुरा ने मेरे को बुलाया था रूम के अंदर तब मैं रूम में पहले ही पहुंच गई थी टाइम से पहले और वहाँ पे जाकर के छुप गई थी। और फिर मैंने देखा कि जब वहाँ पे साकुरा आ गई तो उसके थोड़ी देर के बाद वहाँ पे हागाकुरी भी आया था और उसने एक बोतल फेंक करके मारी थी साकुरा के सिर पे। हागाकुरी यहाँ पे बोलता है कि हाँ मैंने ऐसा किया था, लेकिन यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं साकुरा मेरी जान लेने की कोशिश करेगी, इसलिए मैंने उसके सिर पे एक बोतल फोड़ दी थी। लेकिन फिर मैं वहाँ से चला गया और अभी भी साकुरा जिंदा थी, वो बस बेहोश हो गई थी। और फिर जब उसको होश आता है तो वो अपने सामने यहाँ पे फुकावा को देखती है और फुकावा यहाँ पे साकुरा को देखने के बाद बेहोश हो जाती है। लेकिन जब फुकावा को होश आता है तो वो अपने आप को साकुरा की बाहों में देखती है और साकुरा को देखने के बाद उसको बहुत डर लगता है, इसलिए वो एक और बोतल साकुरा के सिर के ऊपर फोड़ देती है। और ये सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पे तगामी बताता है कि साकुरा की मौत पॉइजन से हुई है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि उसकी डेड बॉडी एक जगह पे पड़ी हुई थी और उसके मुंह से भी खून निकला था। तभी यहाँ पे तगामी अपने हाथ में दिखाता है एक पॉइजन की बोतल और वो बताने लगता है कि मेडिकल रूम में तुमने देखा होगा कि एक सेल्फ के अंदर वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स बोतल और ऊपर से केमिकल बोतल और पॉइजन बोतल रखी गई हैं। लेकिन ये वाला जो पॉइजन बोतल है ये मेरे को न्यूट्रिएंट्स वाले सेल्फ के अंदर से मिला है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि मेरे हाथ में जो पॉइजन की बोतल है इसके अंदर पॉइजन नहीं बल्कि प्रोटीन शेक है। और यहाँ पे किरागिरी खुद बोलती है कि तगामी जो बोल रहा है वो सही है। और ऊपर से हमें जहाँ पे डेड बॉडी मिली थी उसके केवल थोड़ी दूर पे हमने देखा था कि फ्लोर के ऊपर प्रोटीन शेक का एक बोतल पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो किलर है उसने किया ये कि उसने प्रोटीन का पाउडर लिया और उसको डाल दिया पॉइजन की बोतल के अंदर और पॉइजन की बोतल के अंदर जो पॉइजन था उसको प्रोटीन पाउडर के अंदर डाल दिया। फिर यहाँ पे तगामी बताता है कि जो किलर है वो केमिकल लैब में गया था ताकि वहाँ से कोई पॉइजन चुरा सके, लेकिन गलती से उसके हाथ से गन पाउडर गिर जाता है और बाद में उसके जो शूज का निशान है गन पाउडर पे छप जाता है। और इस तरीके के शूज के निशान केवल कैजुअल शूज में होते हैं जो इस समय मकोटो और आसाहिना ने पहने हुए हैं। और फिर यहाँ पे आसाहिना सबके सामने रिवील करती है कि वो शूज के निशान मेरे ही थे और मैंने ही यहाँ पे साकुरा की जान ली है। फिर यहाँ पे आसाहिना बताती है कि जब मैं साकुरा से मिली थी प्ले रूम के अंदर तब उसने मेरे को कहा था कि मेरे लिए प्रोटीन शेक का पाउडर लेकर के आओ और प्रोटीन शेक को अच्छे से मिला देना। तब मैं लेकर के गई थी उसके लिए प्रोटीन शेक, लेकिन मैंने उसके अंदर प्रोटीन शेक की जगह डाल दिया था पॉइजन। लेकिन यहाँ पे मकोटो को एक बात समझ में नहीं आती। वो बोलता है कि डोर तो अंदर से बंद था तो तुमने डोर से बाहर निकल करके उसको अंदर से बंद कैसे किया। लेकिन यहाँ पे आसाहिना कोई जवाब नहीं दे पाती। तब यहाँ पे किरागिरी बताती है कि मैं समझ गई क्या हुआ था। वो फिर सबको बताने लगती है कि यहाँ पे साकुरा ने अपनी जान खुद ली है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि साकुरा के पाँव के ऊपर गन पाउडर था। वो खुद गई थी केमिस्ट्री लैब में पॉइजन लेने के लिए और बाद में पॉइजन ले लेने के बाद उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया ताकि कोई भी उसको बचाने ना आ पाए। और उसने कभी प्रोटीन पाउडर तो पिया ही नहीं था। और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे उसने सब लोगों को बुलाया था ताकि वो सबसे माफी मांग सके जो भी काम उसने अब तक किया है। लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था और सब लोग यहाँ पे उसके सिर के ऊपर बोतल फोड़े जा रहे थे। इसलिए वो समझ गई थी कि कोई भी उसकी बात नहीं सुनेगा और अब वक्त आ गया है कि उसको अपनी जान दे देनी चाहिए। और इसके बाद जब वोटिंग होती है तो यहाँ पे सबको पता चल जाता है कि साकुरा ने अपनी जान खुद ली थी। लेकिन मरने से पहले साकुरा यहाँ पे एक लेटर छोड़ जाती है। फिर मोनोकुमा यहाँ पे सबको बताने लगता है कि उस लेटर में क्या लिखा हुआ था। तो यहाँ पे साकुरा लिखती है कि मोनोकुमा ने मेरी फैमिली को किडनैप कर लिया था और यही कारण है कि मैं उसकी सारी बातें फॉलो कर रही थी। लेकिन मुझे पता है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक तुम लोग मुझ पर भरोसा नहीं करोगे और ऊपर से तब तक तुम लोग एक दूसरे के साथ लड़ते रहोगे, इसलिए मैं अपनी जान दे रही हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम लोग एक साथ रहो और यहाँ से बाहर निकलो। फिर आखिरी में मोनोकुमा इन सबको बताने लगता है कि तुम लोगों को क्या लगा था कि तुम लोग बहुत स्मार्ट हो, लेकिन जो लैपटॉप तुम लोगों ने लगा रखा है सेकंड फ्लोर पे मैंने उसको तोड़ दिया है और अब मैं तुम्हारे सामने उसको फिर से तोड़ने जा रहा हूँ। मुझे पहले ही पता चल गया था कि तुम लोग इस लैपटॉप के साथ क्या कर रहे हो, लेकिन मैं बस सही वक्त का इंतजार कर
रहा था ताकि मैं तुम्हारे सामने इस लैपटॉप को तोड़ सकूं। फिर इसके बाद इन सभी के लिए 5th वाला फ्लोर खोल दिया जाता है, जहाँ पे ये लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा गार्डन है। इसके अलावा वहाँ पे एक वेयर हाउस है जहाँ पे गार्डनिंग के सारे टूल हैं। फिर यहाँ पे तगामी बताता है कि मैंने काफी ढूंढा लेकिन मुझे सीढ़ियां नहीं मिली ऊपर फ्लोर पे जाने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि 5th फ्लोर यहाँ का आखिरी फ्लोर है। और फिर रास्ते में मेरे को एक क्लासरूम मिलता है जिसके अंदर जैसे मैं एंटर करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे बस खून ही खून है। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे कुछ बुरा हुआ है। फिर यहाँ पे किरागिरी बोलती है कि मैं जा करके उस क्लासरूम में इन्वेस्टिगेट करूंगी कि मेरे को कुछ सबूत मिल जाए। लेकिन यहाँ पे तगामी बोलता है कि हर बार कोई भी इंपॉर्टेंट चीज होती है तो तुम उसको अकेले इन्वेस्टिगेट क्यों करती हो। ऊपर से यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबके टैलेंट के बारे में हम सबको पता है, लेकिन हम में से किसी को ये नहीं पता कि तुम्हारा टैलेंट क्या है। तो इसके जवाब में यहाँ पे किरागिरी बताती है कि मुझे मेरे बारे में खुद भी नहीं पता। फिर यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हो सकता है किरागिरी बहाना मार रही है ताकि वो अपने टैलेंट के बारे में किसी को न बताए। फिर यहाँ पे तगामी बताता है कि अगर तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता तो एक काम करो, आज से जितने भी इन्वेस्टिगेशन होंगे उसमें तुम अकेले कुछ भी नहीं करोगी और ऊपर से तुम्हारे रूम की जो चाबी है वो मेरे पास रहेगी। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये आइडिया पसंद नहीं आता। तभी यहाँ पे फुकावा बताती है कि मेरे को एक नाइफ मिली है एक रूम के अंदर से, और फिर सब लोग बोलते हैं कि फुकावा वो नाइफ हमें दे दो, क्योंकि यहाँ पे सबको भरोसा नहीं होता फुकावा के ऊपर। और यहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि कब फुकावा का पर्सनैलिटी बदल जाए और वो किसी की जान ले ले। फिर यहाँ पे तगामी वो नाइफ ले करके मकोटो को दे देता है। तभी मोनोकुमा फिर से स्क्रीन के ऊपर आता है और इन सभी को हॉल के अंदर बुलाता है। जब ये लोग वहाँ पे पहुंचते हैं तो लोग देखते हैं कि मोनोकुमा ने एक फिश को टांग रखा है और ऊपर से उसको लगातार पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल कर रहा है। फिर यहाँ पे मोनोकुमा सबके ऊपर इल्जाम लगाते हुए बोलता है कि तुमने मेरा खजाना चुराया है। और ये सुनने के बाद वहाँ का हर एक स्टूडेंट हैरान था। तब यहाँ पे आसाना पूछती है कि पर खजाने में था क्या, लेकिन खजाने के बारे में मोनोकुमा इनको कुछ भी नहीं बताता। फिर इसके बाद मोनोकुमा बोलता है कि एक स्टूडेंट यहाँ पे गायब है। तो यहाँ पे तगामी बताता है कि हाँ, किरागिरी गई है एक रूम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और फिर यहाँ पे मोनोकुमा बोलता है कि पक्का उसने मेरा खजाना चुराया होगा। और इतना बोलने के बाद मोनोकुमा वहाँ से चले जाता है। फिर सब लोग यहाँ पे आपस में बात कर रहे होते हैं कि किरागिरी ने कौन सा खजाना चुरा लिया। फिर इसके बाद सभी लोग अपने रूम में पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे मकोटो को, जो कि अपने रूम में आने के बाद नाइफ को एक ड्रॉअर के अंदर रख देता है। और तभी उसके दरवाजे पे किरागिरी आती है। वो यहाँ पे मकोटो को बोलती है कि 5 मिनट बाद तुम मुझसे मिलने के लिए पब्लिक लॉकर रूम के अंदर आना। और यहाँ पे फिर किरागिरी बताने लगती है कि मैंने प्रिंसिपल के ऑफिस से एक चाबी चुराई है और वो चाबी मुझे पता नहीं कि कौन से ड्रॉअर की है या फिर ये कहाँ पे फिट आती है। और जब मैं प्रिंसिपल रूम के अंदर थी तब मैंने वहाँ पे एक रिकॉर्ड बुक चेक की तो मुझे पता चला कि टोटल 16 स्टूडेंट आए थे स्कूल के अंदर और उस एक्स्ट्रा स्टूडेंट का नाम है मकोरा। लेकिन प्रिंसिपल ने हमें बताया था स्टार्टिंग में ही कि केवल 15 स्टूडेंट ही आए हैं। तो हो सकता है मोनोकुमा ने हमसे जानबूझ के झूठ बोला, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट है वो हो सकता है मोनोकुमा के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं और हो सकता है वो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। और इस काम में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम कैसे भी करके मोनोकुमा को डिस्ट्रैक्ट करके रखो ताकि उसका ध्यान केवल तुम्हारे ऊपर हो। और उतने देर में मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस बात का पता लगा लूँ कि ये चाबी कौन सी है और ये चाबी का इस्तेमाल कहाँ होता है। और यहाँ पे मकोटो वैसा ही करता है जैसा किरागिरी ने उसको बोला था। फिर यहाँ पे मकोटो बुला लेता है मोनोकुमा को और उससे पूछने लगता है अपने ट्रेजर के बारे में। और यहाँ पे हम देखते हैं किरागिरी को, जो कि लगातार उस चाबी का इस्तेमाल कर रही थी हर एक डोर को खोलने के लिए। और फिर उसे पता चलता है कि इस चाबी की मदद से वो कोई भी डोर खोल सकती है। अब रात हो जाने के बाद यहाँ पे मकोटो को नींद नहीं आ रहा होता है, क्योंकि उसको लगातार डरावने सपने आते हैं। तभी उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि उसके सामने एक परछाई है और उसके हाथ में एक नाइफ होता है। लेकिन यहाँ पे मकोटो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो जब अपनी आंख फिर से खोलता है तो उसके सामने किरागिरी होती है और यहाँ पे वो उसको कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन यहाँ पे मकोटो को कुछ भी सुनाई नहीं देता। फिर सुबह हो जाने के बाद यहाँ पे मोनोकुमा मकोटो को उठाता है और बोलता है कि ब्रेकफास्ट कर लो, उसका टाइम हो गया है। अब यहाँ पे मकोटो अपने रात के सपने के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ पे एक आदमी उसके ऊपर नाइफ लेकर के खड़ा हो गया था। अब यहाँ पे मकोटो जैसे ड्रॉअर चेक करता है तो देखता है कि नाइफ गायब है और वो समझ नहीं पा रहा होता है कि जो उसने देखा था वो सपना था या फिर हकीकत। लेकिन यहाँ पे मकोटो एक और चीज देखता है कि उसके जितने भी क्लासमेट हैं वो सब गायब हैं। वो लगातार हर एक रूम में चेक भी करता है लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलते। फिर इसके बाद जब वो हॉल में पहुंचता है तो देखता है कि वो सब लोग यहाँ पे हैं और ये लोग सब लोग मिल करके यहाँ पे मोकोमो की बॉडी को डिसमेंटल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मकोटो सबको बताता है कि ऐसा करना सही नहीं होगा, क्योंकि रूल्स के खिलाफ है और रूल्स में बोला गया है कि प्रिंसिपल के ऊपर हमला नहीं कर सकते, नहीं तो जो भी उसके ऊपर हमला करेगा उन सबको पनिशमेंट दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे सब लोग बोलते हैं मकोटो से कि शांत रहो। तुम्हें तो याद ही होगा कि स्टार्टिंग में हमने देखा था कि किस तरीके से मोनोकुमा ने अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर लिया था और हम उसी बॉडी का चेकअप कर रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि मोनोकुमा काम कैसे करता है। लेकिन इन्हें इस बॉडी के अंदर से एक बम मिलता है, लेकिन यहाँ पे तगामी उस बम को डिफ्यूज कर देता है। फिर लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि मोनोकुमा को क्या हो गया है, क्योंकि अभी तक से मोनोकुमा हमारे सामने नहीं आया। मुझे तो ऐसा लगता है कि मोनोकुमा को जो कंट्रोल कर रहा था उस आदमी को कुछ हो गया है। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि लोग प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर जाएंगे ताकि इन्हें कुछ सवालों के जवाब मिले, लेकिन प्रिंसिपल ऑफिस बंद होता है। फिर यहाँ पे फुकावा चली जाती है वेयर हाउस में ताकि उसे कोई ऐसा टूल मिल जाए जिसकी मदद से वो लोग गेट को तोड़ सकते हैं। और यहाँ पे मकोटो को किरागिरी पे शक हो रहा होता है, क्योंकि किरागिरी इनके साथ नहीं है और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ चली गई। फिर यहाँ पे थोड़ी देर के बाद जब फुकावा आती है तो वो बताती है कि गार्डन के अंदर उसने एक डेड बॉडी
देखी है। फिर गार्डन में आ जाने के बाद ये लोग देखते हैं कि डेड बॉडी एक गर्ल की है और ऊपर से लोग ये भी देखते हैं कि इस डेड बॉडी के चेहरे पे मास्क है और इसके सीने पे चाकू से हमला किया गया है। अब यहाँ पे तगामी बताता है कि जरूर ये लड़की कोई और नहीं बल्कि कीरा गिरी होगी, क्योंकि इस समय वो हमारे साथ नहीं है। फिर यहाँ पे फुकावा जाती है मास्क हटाने के लिए, लेकिन इससे पहले वो डेड बॉडी के चेहरे पे से मास्क हटा पाती है। अचानक से डेड बॉडी ब्लास्ट हो जाती है और यहाँ पे लोग पानी भी डालते हैं डेड बॉडी के ऊपर, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है, क्योंकि अब यहाँ पे डेड बॉडी इतनी ज्यादा जल चुकी होती है कि उसका चेहरा पहचान में नहीं आएगा। फिर यहाँ पे मकोटो सबको बताता है कि ये लड़की कीरागिरी नहीं हो सकती और उसने मुझे बताया था कि स्कूल के अंदर टोटल 16 बच्चों ने एडमिशन लिया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि डेड बॉडी उसी एक्स्ट्रा स्टूडेंट की है। फिर तगामी को उस डेड बॉडी के पास से एक चाबी मिलती है और यहाँ पे तगामी एक ऐसे रूम को खोलने के लिए चला जाता है जिसको अभी तक से किसी ने नहीं खोला है। और इस रूम को खोलने के बाद इन्हें पता चलता है कि ये बेसिकली एक सिक्योरिटी रूम है जहाँ पे मोनोकुमा इन सब के ऊपर नजर रखता था। और तभी वहाँ पे मोनोकुमा इन सब के सामने आ जाता है और वो इनको बताने लगता है कि तुम लोगों की लाइव रिकॉर्डिंग पूरी दुनिया में जा रही है। इसका मतलब ये है कि ये एक रियलिटी शो है जहाँ पे हर कोई तुम्हें देख सकता है और ऊपर से मैंने खुद तुम्हें यहाँ पे आने दिया ताकि तुम और चीजों के बारे में पता कर सको। तो अब तुम्हें जो भी कुछ करना है जल्दी करना होगा, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ट्रायल स्टार्ट हो जाएंगे। फिर वहाँ पे कीरागिरी आ जाती है और वो यहाँ पे मकोटो को बोलती है कि तुम्हारी वजह से मैं काफी चीजें ढूंढ पाई हूँ। और वो ये भी बात बताती है कि जो बॉडी हमें मिली है वो किसी और की नहीं बल्कि एक्स्ट्रा स्टूडेंट की है और उसका नाम था मकोरो। लेकिन ये वाला ट्रायल बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस स्टूडेंट की यहाँ पे मौत हो गई है उसके बारे में लोग नहीं जानते। अब यहाँ पे जैसे ट्रायल स्टार्ट होता है तो तगामी यहाँ पे सबसे पहले कीरागिरी के ऊपर इल्जाम लगाता है। वो बोलता है कि कीरागिरी शुरू से हमारे साथ नहीं थी और ऊपर से डेड बॉडी हमें सुबह 9 बजे मिली है और पिछले रात के 10 बजे तक मैं और हागाकुरी गार्डन के अंदर ही थे, तब हमें कोई भी डेड बॉडी नहीं मिली थी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो मर्डर हुआ है वो रात के 10 बजे और सुबह के 9 बजे के बीच हुआ है और गार्डन से निकलने के तुरंत बाद ही मेरे को मिल गया था मकुमा का डेड बॉडी, जिसके बाद मैंने उसे डिसमेंटल करना स्टार्ट कर दिया था बाकी अपने दोस्तों के साथ। इसलिए हम में से कोई किलर हो ही नहीं सकता। और सुबह ठीक 7:30 बजे गार्डन के अंदर पानी छोड़ा जाता है, लेकिन हमने देखा था कि डेड बॉडी गीली नहीं थी। इसका मतलब ये है कि डेड बॉडी को सुबह 7:30 बजे के बाद वहाँ पे ला करके छोड़ा गया है। और ठीक 7:30 बजे मकोटो हमारे पास आ चुका था हॉल के अंदर, तो यहाँ पे पूरा शक तुम्हारे ऊपर जाता है। लेकिन यहाँ पे कीरागिरी बोलती है कि हो सकता है जो खूनी है उसने डेड बॉडी को ढक दिया हो किसी चीज से, जिसकी वजह से डेड बॉडी गीली नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि जो क्राइम हुआ है वो रात के 10 और सुबह 9 के बीच ही हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम यहाँ पे कोई नहीं बता सकता। अब यहाँ पे शक मकोटो और कीरागिरी दोनों पे जाता है। तभी यहाँ पे तगामी बताता है कि खूनी ने यहाँ पे चाकू की मदद नहीं ली है खून करने के लिए, क्योंकि मोनोकुमा ने हमें पहले ही बता दिया था कि डेड बॉडी के सिर के ऊपर काफी सारे निशान पाए गए हैं। इसका मतलब ये है कि उसके सिर पे हमला किया गया है किसी स्ट्रॉन्ग चीज से, और जो चाकू उसके सीने में हमें मिला है वो केवल हमें कंफ्यूज करने के लिए है। और फिर यहाँ पे तगामी बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मर्डर वेपन है वो एक एरो है, क्योंकि यहाँ पे खूनी ने उन सभी एरो को एक साथ बांध दिया टेप की मदद से और बाद में हमला किया। और ये सब मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पे एक टेप मिला था जिसके ऊपर खून लगा था। लेकिन यहाँ पे कीरागिरी अपने डिफेंस में बोलती है कि मैं डोजो के अंदर तो गई ही नहीं, तो मैं वहाँ से तीर कैसे चुराऊंगी और बाद में उससे हमला कैसे करूंगी। तब यहाँ पे तगामी बताता है कि तुम डोजो के अंदर गई थी और ये उसकी चाबी है जो कि तुम्हारे रूम से मिली है। और फिर यहाँ पे कीरागिरी बताती है कि शायद तुम भूल रहे हो कि मेरे रूम की चाबी तुम्हारे पास है। अब यहाँ पे मकोटो को ऐसा लगता है कि कुछ तो गलत है। फिर उसको याद आता है कि कीरागिरी ने उसको बोला था कि जो चाबी उसको मिली है वो किसी भी डोर को खोल सकती है। लेकिन ये चाबी वाली बात यहाँ पे मकोटो किसी को नहीं बताता, क्योंकि कीरागिरी ने उसको बोला था कि ये बात सबसे छुपा के रखना। लेकिन यहाँ पे मकोटो सबको ये जरूर बोलता है कि कुछ तो गलत हो रहा है, क्योंकि हम में से किसी को भी स्टूडेंट के बारे में कुछ नहीं पता, तो यहाँ पे ट्रायल को डायरेक्ट स्टार्ट कैसे करवा दिया गया। तभी अचानक से मोनोकुमा बोलता है कि अब तुम सबको वोट करना होगा। अब यहाँ पे कीरागिरी अचानक से बोलती है कि जरूर ये खून किसी और ने नहीं बल्कि मकोटो ने किया है, क्योंकि मकोटो को ही मेरे रूम से डोजो की चाबी मिली थी और उसको ये बात अच्छे से पता थी कि मेरे रूम की असली चाबी जो है वो तगामी के पास है, इसलिए असली किलर तुम हो। अब यहाँ पे सब लोग मकोटो के खिलाफ वोट करते हैं। वैसे तो देखा जाए तो मकोटो इनोसेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी मकोटो को सजा दी जाती है। और फिर यहाँ पे मकोटो को एक चेयर से बांध दिया जाता है और उसको एक कन्वेयर बेल्ट पे डाल दिया जाता है। और ये जो बेल्ट है एक बहुत बड़े से प्रेस के नीचे से होकर के जा रहा है और यहाँ पे मकोटो को अब लगता है कि शायद वो मरने वाला है। लेकिन जैसे ही मकोटो के ऊपर ये प्रेस दबने वाला था तुरंत ही नीचे वाला गेट खुल जाता है और यहाँ पे मकोटो अंडरग्राउंड जाकर के गिरता है। और ये सब किया होता है अल्टर ईगो ने। फिर हमें पता चलता है कि अल्टर ईगो ने सिस्टम के अंदर एक वायरस डाल दिया होता है, जिसकी वजह से वो थोड़ी देर के लिए सिस्टम को हैक कर पा रही थी। अब यहाँ पे मकोटो देखता है कि उसकी जान तो बच गई है, लेकिन जिस जगह पे वो आ चुका है वहाँ पे गार्बेज है और उसको कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना होगा। लेकिन जो दरवाजा है वो खुलता ही नहीं और यहाँ पे मकोटो समझ जाता है कि उसे कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे खाना भी नहीं है और ना ही पानी है। अगर वो यहाँ पे ज्यादा दिन तक रुका तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मकोटो काफी कोशिश करता है यहाँ से बाहर निकलने की, लेकिन निकल नहीं पाता। फिर इसके बाद मकोटो थक करके सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि वहाँ पे कीरागिरी आ चुकी है
और वो यहाँ पे मकोटो के लिए खाना पानी लेकर के आती है ताकि मकोटो की हालत थोड़ी सी अच्छी हो जाए। फिर यहाँ पे किरागिरी माफी मांगते हुए बोलती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाया, मेरे को ये करना पड़ा, नहीं तो मेरी जान चली जाती। और फिर यहाँ पे मकोटो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो रियल ट्रेटर है वो कोई और नहीं बल्कि वो व्यक्ति है जो कि इस गेम को चला रहा है और जिसने हम सबको स्कूल के अंदर बंद कर दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि उस रात को वो जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट है वो मेरी जान लेने के लिए आई थी ताकि मेरी जान चली जाए और उसके बदले में बाद में तुम्हारे ऊपर सारा इल्जाम आ जाए और बाद में मोनोकुमा सबको ये बोले कि हाँ तुम सबने मिल करके सही डिसीजन लिया है ताकि वो तुम्हारी जान ले सके। और मुझे तो ऐसा लगता है कि गार्डन में जो हमें डेड बॉडी मिली है वो एक्चुअली में एक डेड बॉडी नहीं बल्कि एक रोबोटिक बॉडी है, या फिर वो किसी पुराने स्टूडेंट की डेड बॉडी होगी। उन लोगों ने जानबूझ के डेड बॉडी को वहाँ रख दिया था कि हम लोगों को सही में लगे कि किसी ने उसकी जान ले ली है और उसके बाद यहाँ पे हम दोनों में से किसी एक का एग्जीक्यूशन हो जाए। और तुम्हारा शुक्रिया कि तुम उस रात को मेरे रूम के अंदर आ गई थी, नहीं तो उस रात तो मेरी जान चली जाती। और उन लोगों का ये प्लान फेल हो गया था, यही कारण है कि उन्होंने गार्डन के अंदर डेड बॉडी डाल दी। फिर इसके बाद किरागिरी चाबी निकालती है और बोलती है कि चलो यहाँ से निकलने का वक्त आ गया है। फिर उसके बाद वो लोग डोर को खोलते हैं और फिर सीढ़ियों के जरिए ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर रास्ते में किरागिरी बताती है कि बाहर की दुनिया में मैं बहुत बड़ी सी डिटेक्टिव हूँ और मेरा काम है इन्वेस्टिगेशन करना और मैं बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर सकती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि गेम वालों को लगा कि कहीं उनका भांडा फूट ना जाए, इसलिए उन्होंने मुझे मरवाने की कोशिश की। फिर इसके बाद ये लोग बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे मोनोकुमा इन लोगों का इंतजार कर रहा था। फिर यहाँ पे मोनोकुमा बताता है कि माकोटो को सजा दी जाएगी फिर से, लेकिन यहाँ पे किरागिरी बताती है कि क्या तुम बचपना कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये एक रियलिटी शो है और जितनी भी ऑडियंस ये सब देख रही है उनको तो यही लगेगा कि जो मास्टरमाइंड है वो बहुत ही वीक है, क्योंकि हमें डेड बॉडी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया और ऊपर से तुमने डायरेक्ट ट्रायल स्टार्ट करवा दिए। तो अगर तुम चाहते हो कि ये गेम फेयर हो तो तुम्हें हमें डेड बॉडी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। फिर यहाँ पे मोनोकुमा बोलता है कि मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ, ये एक बिल्कुल नया चैलेंज है और यहाँ पे मैं तुम्हें चैलेंज ये देता हूँ कि तुम्हें स्कूल की मिस्ट्री के बारे में सॉल्व करना होगा, यानी कि तुम्हें पता लगाना होगा कि स्कूल किसके द्वारा रन किया जा रहा है। और अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो मैं तुम्हें इस गेम का विजेता घोषित कर दूंगा और उसके बाद यहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको वापस घर जाने दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम ये नहीं कर पाते हो तो याद रखना कि मैं बाकी सभी स्टूडेंट्स के साथ तुम्हारी भी जान ले लूंगा। फिर यहाँ पे मकोटो सबसे मिलता है और उन सबको बोलने लगता है कि हमारे सामने हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है और अगर हमने इस चैलेंज को कंप्लीट कर लिया तो हम सब यहाँ से निकल जाएंगे। और यहाँ ट्रायल रूम के अंदर मोनोकुमा सबको बताता है कि क्योंकि ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है इसलिए अब सभी रूम यहाँ पे तुम्हें खुले मिलेंगे, कोई भी रूम यहाँ पे बंद नहीं होगा। फिर इसके बाद ये सारे लोग टीम बना करके अलग अलग फ्लोर के ऊपर चले जाते हैं और यहाँ पे माकोटो किरागिरी के साथ टीम बना करके सबसे टॉप फ्लोर पे चला आता है। वो लोग देखते हैं इसकी हालत और उसको ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे कुछ हुआ था। फिर यहाँ पे किरागिरी माकोटो को बताने लगती है कि स्कूल जब बंद हुआ था उससे पहले मेरे फादर स्कूल को चलाया करते थे। इसका मतलब ये है कि मेरे फादर प्रिंसिपल हुआ करते थे, लेकिन जब मैं बहुत छोटी थी तभी मेरे फादर ने मुझे छोड़ दिया था और यही कारण है कि अब मैं अपने फादर से बात नहीं करती। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग कंप्यूटर के अंदर ढूंढने की कोशिश करते हैं स्कूल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। फिर यहाँ पे किरागिरी बताती है कि स्कूल के अंदर एक बहुत बड़ा सा ड्रामा हुआ था, बोल सकते हो कि एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था जिसके बाद ये स्कूल बंद हो गया था, लेकिन उस इवेंट के बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा। और जब मोनोकुमा ने अल्ट्रा ईगो को डिस्ट्रॉय कर दिया तब मैंने उससे पहले अल्ट्रा ईगो को बोला था कि इस इवेंट के बारे में पता लगाए। और तभी यहाँ कंप्यूटर के अंदर किरागिरी को एक ऐसा फाइल मिलता है जिसके ऊपर पासवर्ड था। किरागिरी को नहीं पता कि उसके फादर ने यहाँ पे पासवर्ड क्या डाला, लेकिन यहाँ पे मकोटो अपना दिमाग लगाता है और उस फाइल को खोल देता है और फिर उसके बाद उसी रूम के अंदर एक सीक्रेट डोर ओपन हो जाता है। और इसके अंदर आ जाने के बाद यहाँ पे मकोटो देखता है कि एक गिफ्ट बॉक्स है। वो जैसे उस गिफ्ट बॉक्स को खोलता है वो देखता है कि वहाँ पे ह्यूमन के स्कल हैं। और फिर यहाँ पे किरागिरी बताती है कि ये जरूर मेरे फादर होंगे और गेम स्टार्ट होने से पहले ही मोनोकुमा ने उन्हें मार दिया होगा। और ऊपर से अल्ट्रा ईगो ने भी बताया था कि प्रिंसिपल कहीं गए नहीं है बल्कि वो स्कूल के अंदर ही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फादर को पहले ही मार दिया गया है। फिर यहाँ पे मकोटो का ध्यान जाता है एक इलेक्ट्रिक कार्ड के ऊपर, वो उसको देखता है तो वो बंद पड़ा होता है। फिर उसके बाद उसका ध्यान जाता है एक तस्वीर के ऊपर जहाँ पे हम देखते हैं किरागिरी के बचपन का फोटो और उसी फोटो फ्रेम के पीछे एक चिप लगा होता है। जब लोग चिप के वीडियो को ऑन करते हैं तो वहाँ पे इन्हें दिखता है एक प्रिंसिपल जो कि सारे स्टूडेंट का इंटरव्यू ले रहा होता है और सभी स्टूडेंट को ये बात बता रहा होता है कि एक बार अगर आप स्कूल के अंदर आ गए तो आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। और यहाँ पे हर एक स्टूडेंट बोलता है कि हाँ हम इसी स्कूल में रहेंगे और यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मकोटो खुद को भी देखता है और फिर मकोटो हैरान था क्योंकि उसको ये बातें याद ही नहीं है। लेकिन इससे पहले कि लोग पूरा वीडियो देख पाते वहाँ पे मोनोकुमा आ करके चिप को खराब कर देता है। वो वायरिंग में गड़बड़ कर देता है जिसके बाद यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है कंप्यूटर के अंदर और चिप खराब हो जाता है। और फिर इन दोनों को ऐसा लगता है कि मोनोकुमा इन दोनों से कुछ छुपाना चाहता था, इसलिए उसने जानबूझ के ये सब किया है क्योंकि इन्हें अगर वो वीडियो पूरा दिख जाता तो हो सकता था उन्हें कुछ ऐसा पता चल जाता जिसके बाद वो यहाँ से निकल सकते थे। और यहाँ पे हम देखते हैं तगामी को, जिसको उस एक्स्ट्रा स्टूडेंट के बारे में पता चल जाता है और ये एक्स्ट्रा स्टूडेंट बेसिकली यहाँ पे
पे आने से पहले एक सोल्जर हुआ करती थी जो बेसिकली पैसों के लिए काम करती थी। और तभी मोनोकुमा इसके पीछे आता है और वहाँ पे फोटो रख करके चला जाता है। और यहाँ पे तगामी देखता है कि उस क्लास फोटो के अंदर वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे मोनोकुमा हर एक स्टूडेंट को एक फोटो देता है और हर एक स्टूडेंट ये देख करके हैरान था कि उनका फोटो यहाँ पे नहीं है, मतलब क्लासरूम में वो लोग नहीं दिख रहे। और मोनोकुमा ऐसा जानबूझ के करता है ताकि इन सबको इस बात का यकीन हो जाए कि वो लोग क्लास का हिस्सा कभी थे ही नहीं, और यहाँ पे वो लोग आपस में ही लड़ना स्टार्ट कर दें। फिर हम देखते हैं कि मकोटो चला जाता है लॉकर रूम के अंदर, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड उसको गिफ्ट बॉक्स के अंदर से मिला था वो उसकी मदद से हर एक लॉकर को खोल रहा था। उसको काफी सारे कॉपी मिलते हैं और उसके अंदर वो देखता है कि काफी सारे लेक्चर्स के नोट हैं। वो कंफ्यूज था कि हमें क्लास में कब पढ़ाया गया। ऊपर से उसको किरागिरी की एक नोटबुक मिलती है जहाँ पे किरागिरी लिखती है कि मैं कैसे भी करके सभी स्टूडेंट्स को स्कूल के अंदर रोक के रखूंगी। लेकिन यहाँ पे इसको ऐसा लगता है कि ये सब चीजें मोनोकुमा की एक चाल हो सकती है ताकि मैं सबके खिलाफ हो जाऊं और बाद में मैं सबके ऊपर शक करने लगूं। फिर इसके बाद मकोटो चला जाता है एक ऐसे रूम के अंदर जहाँ पे सभी के डेड बॉडी को रखा जाता है स्टोर करके। वहाँ पे वो देखता है फुकावा को, लेकिन तभी मकोटो का ध्यान इस बात पे जाता है कि यहाँ पे केवल 10 डेड बॉडीज हैं और ऊपर से केवल 5 स्टूडेंट हैं जो जिंदा बचे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो हम सबके सामने नाटक कर रहा है अपनी डेथ का, और वो मोनोकुमा के साथ मिला हुआ है। फिर इसके बाद हर एक स्टूडेंट को फिर से ट्रायल रूम में बुलाया जाता है और यहाँ पे मोनोकुमा बोलता है कि इस बार ट्रायल में मैं भी शामिल होऊंगा और तुम सबको यहाँ पे बताना है कि मकोरो की जान किसने ली, और उसके अलावा तुम्हें स्कूल के राज पे से भी पर्दा उठाना है। और इस वाले ट्रायल में अगर तुम लोग जीतते हो तो मेरे को पनिशमेंट दी जाएगी, लेकिन अगर मैं जीतता हूँ तो मैं तुम सबकी जान ले लूंगा। तभी यहाँ पे ट्रायल स्टार्ट होता है और हागाकुरी सबको बोलता है कि तुम सब लोग इस टेडी बेयर के साथ मिले हुए हो, क्योंकि मैंने देखा है इस फोटो के अंदर कि यहाँ पे मैं नहीं हूँ, तुम सब लोग एक क्लासमेट की तरह काम कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि तुम सब लोग पहले से ही जानते थे कि किसकी मौत होने वाली है। लेकिन यहाँ पे तगामी उसको शांत करते हुए बोलता है कि देखो इस फोटो के अंदर तुम दिख रहे हो और बाकी सारे क्लासमेट भी हैं, लेकिन इस फोटो के अंदर मैं नहीं हूँ। इसका मतलब ये है कि हमें फंसाया जा रहा है ताकि हम लोग आपस में लड़े और हम किसी भी बात पे अग्री ना करें। फिर यहाँ पे मकोटो सबको एक चिप दिखाता है। वो बोलता है कि इस चिप के अंदर ऐसे वीडियो हैं जहाँ पे हम सब लोग अग्री कर रहे हैं कि हम सब लोग इसी स्कूल के अंदर रहेंगे, लेकिन सभी स्टूडेंट बोलते हैं कि हम सबको ऐसी कोई भी बात याद नहीं है। और फिर यहाँ पे मोनोकुमा बोलता है कि वो तुम्हें इसलिए याद नहीं है क्योंकि तुम्हारी मेमोरीज मिटा दी गई थी। इसके अलावा मकोटो यहाँ पे सबको एक और बात बताता है कि जब मैं डेड बॉडीज को गिनने गया था तो मैंने देखा था कि वहाँ पे एक डेड बॉडी कम थी। इसका मतलब ये है कि हम में से कोई एक ऐसा स्टूडेंट था जिसने की नाटक किया अपनी डेथ का, और उस स्टूडेंट का नाम है जुंको। क्योंकि मैंने देखा था कि जब मैं वीडियो अचानक से चला रहा था और जब जुंको की वीडियो चल रही थी तभी उसी समय अचानक से वहाँ पे मोनोकुमा आ जाता है और वीडियो खराब कर देता है। और ऊपर से हमारे पास जितने भी फोटोज हैं उन सब के अंदर जुंको का चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा, और ये सब मोनोकुमा ने जानबूझ के किया था क्योंकि जिस जुंको से हम मिले थे उसका चेहरा और फोटो में जो जुंको दिख रही है उसका चेहरा अलग है। और मुझे ऐसा लगता है कि मकोरो और जुंको एक साथ मिल करके शुरू से ही काम कर रहे थे और वो लोग लगातार अपना साइड चेंज किए जा रहे थे, लेकिन हम लोग को इसके बारे में इसलिए पता नहीं चला क्योंकि हमारी मेमोरीज को इरेज कर दिया गया था। इसलिए जिस दिन हमने जुंको को मरते हुए देखा उस समय जुंको नहीं मरी थी बल्कि असली में माकुरो मरी थी। और ये बात सुनने के बाद अब सबको ऐसा लगता है कि शायद जुंको इस गेम की मास्टरमाइंड है और वो यहाँ पे टेडी बियर को भी कंट्रोल कर रही है। और तभी इनके सामने जुंको आ जाती है और वो यहाँ पे सबको बताती है कि माकुरो मेरी ट्विन सिस्टर है और मैंने यहाँ पे मरने का नाटक इसलिए किया ताकि मैं मोनोकुमा को कंट्रोल करके रख सकूं और तुम सबके ऊपर नजर बना के रख सकूं। फिर यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को बाहरी दुनिया का एक वीडियो दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग देखते हैं कि मोनोकुमा के फॉलोअर्स इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि वो लोग धीरे धीरे ह्यूमैनिटी को खत्म कर रहे हैं। और यहाँ पे जुंको सभी स्टूडेंट्स को एक ऑफर देती है। वो बोलती है कि अगर तुम लोग यहीं पे रुकोगे तो तुम्हारी जान नहीं जाएगी और ऊपर से तुम्हें बाहरी दुनिया का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। और तुम बाहरी दुनिया में जाके भी क्या करोगे क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स और रिलेटिव्स को मार दिया गया है और ऊपर से बाहरी दुनिया खंडर बन चुकी है, तो तुम लोग बाहर जाके करोगे भी क्या। लेकिन यहाँ पे सभी स्टूडेंट बोलते हैं कि ये झूठ है क्योंकि हमें यहाँ पे आए हुए केवल 1 हफ्ता हुआ है। फिर यहाँ पे जुंको बताती है कि तुम लोग यहाँ पे 2 साल से रह रहे हो और तुम्हें ये सारी बातें इसलिए याद नहीं है क्योंकि तुम्हारी मेमोरीज को मिटा दिया गया था। और फिर हमें यहाँ पे बताया जाता है कि एक्चुअली में जो डेथ गेम है ये जुंको ने ही स्टार्ट किया था अपनी बहन के साथ, लेकिन जब हेडमास्टर को इस बात का पता चलता है तो वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं और बाकी बच्चों को सेफली एक जगह पे रखने की कोशिश करते हैं। और फिर बाद में जुंको यहाँ पे हेडमास्टर की जान ले लेती है और फिर यहाँ पे वो गेम को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और पूरे गेम को कंडक्ट करवाती है क्योंकि उसको मजा आता है लोगों की जान लेने में और देखने में कि लोग कैसे एक दूसरे की जान लेते हैं। और अपने प्लान को पूरा करने के लिए जुंको ने अपनी बहन की बलि भी चढ़ा दी। फिर यहाँ पे जुंको बताती है कि अब एक आखिरी ट्रायल होगा जहाँ पे तुम्हें होप और डिस्पेयर में से किसी एक चीज को चुनना होगा और अगर तुम सब लोग मिल करके यहाँ पे होप को चुनते हो तो तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन अगर एक भी वोट यहाँ पे डिस्पेयर को मिलता है तो तुम्हें अपनी पूरी लाइफ यहीं पे बितानी होगी। अब वैसे तो मैं इस वोटिंग गेम में पार्टिसिपेट नहीं करने वाली हूँ, लेकिन अगर मैं जीतती हूँ तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को छोड़ दिया जाएगा स्कूल के अंदर, यानी कि तुम स्कूल में कहीं पे भी रह सकते हो, लेकिन यहाँ पे मकोटो को डेथ पेनल्टी दी जाएगी।
अब यहाँ पे सारे स्टूडेंट डर रहे होते हैं ये सोच करके कि बाहर की दुनिया कैसी होगी, क्या वहाँ पे उन्हें खाना मिलेगा, क्या पानी मिलेगा, और ऊपर से बाहर की दुनिया उन्होंने 2 साल से देखी नहीं है, तो हो सकता है वो लोग बाहर की दुनिया में सर्वाइव भी ना कर पाए। और यहाँ पे फिर जुंग को हर एक स्टूडेंट को डरा रही होती है ये बोल करके कि बाहर की दुनिया में तुम सांस भी नहीं ले पाओगे, क्योंकि यहाँ पे तो एयर प्यूरिफायर है, बाहर कुछ भी नहीं है, तुम हो सकता है 2 पल में ही वहाँ मर जाओ। लेकिन यहाँ पे मकोटो सबको बोलता है कि हम होप को ही चुनेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे नहीं रह सकते, अगर हम यहाँ पे रहेंगे तो लगातार हमें कंट्रोल किया जाएगा और हम ऐसा होने नहीं दे सकते। और ऊपर से काफी स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते थे लेकिन उससे पहले उनकी मौत हो गई, तो मैं तो बाहर जरूर जाऊंगा ताकि मैं खुद की आंखों से देख पाऊं कि बाहर क्या हो रहा है। और यहाँ पे हर कोई मकोटो का साथ देता है, वो लोग बोलते हैं कि अब बाहर की दुनिया में कुछ भी हो हम उसका सामना करने को तैयार है। और यहाँ पे सब लोग मिल करके होप के लिए वोट करते हैं। अब यहाँ पे जुनको हार जाती है, जुनको बोलती है कि मुझे बहुत मजा आया क्योंकि मैंने बाकी लोगों की डेथ देखी है और मुझे इस काम में बहुत मजा आता है, लेकिन अब मेरे को पनिशमेंट दी जाएगी और मैं खुद के लिए पनिशमेंट चुनती हूँ। और फिर यहाँ पे जुनको एक रेड बटन को दबाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसको एक प्रेसिंग मशीन के नीचे दबा दिया जाता है और यहाँ पे गेट खुल जाते हैं और अब ये लोग बाहर की दुनिया में जाने के लिए तैयार हैं। और इसी के साथ ये एनीमे यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।